हाँ जी गोरखपुर वाले बताइए। हाँ जी गोरखपुर वाले आप लोग बताओ कि हमारा जो आप याद कीजिए इनिशियल शुरू के 5-7 सालों तक आपको याद है हमारा मिनिमम बोनस अप्लाई नहीं करता। हाँ जी बताइए शुरू में 5 साल तक या 7 साल तक मिनिमम बोनस कितने साल अप्लाई नहीं करता, 5 या 7? आपका माइक शायद बंद है गोरखपुर सेंटर पे, एक बार चेक करो आप। हाँ जी गुड आफ्टरनून बेटा बताओ। हाँ जी मिनिमम बोनस पहले 7 साल तक अप्लाई नहीं करता, ठीक है ना। अच्छा 5 इयर्स ओके। हाँ जी भटिंडा वाले बताओ भी, भटिंडा सेंटर से बताइए। जब हम पढ़ते हैं हमारे पास हम अपने एम्प्लॉय को बोनस देते हैं तो साल खत्म होने के कितने महीने के अंदर अंदर हमें बोनस देना कंपलसरी होता है। भटिंडा सेंटर से हाथ उठाओ एक बार। हाँ जी बताइए आप लोग कोई भी आंसर दीजिए भटिंडा सेंटर से। एक बार चेक कीजिए रूम तो दूसरा नहीं भटिंडा। अरे चलिए फाइन। वन सेकेंड अलवर सेंटर वाले बताओ भी, अलवर सेंटर वाले बच्चे बताओ। आप लोग बताओ कि जब आप बोनस देते हो अपने एम्प्लॉइज को तो हमें बोनस देते हुए साल खत्म होने के बाद कितने महीने के अंदर बोनस देना होता है, 1 मंथ या 8 मंथ, 1 या 8? हाँ जी आप एक बार चेक करो आपका माइक, मुझे लग रहा है आपका माइक का बटन आपको ऑन करना पड़ेगा। हाँ 8 मंथ ओके डियर। हाँ जी अच्छा ठीक है। एनीथिंग यू पीपल वांट टू आस्क, कुछ पूछिए आप लोगों ने जो घर पे पढ़कर देखा हो। अच्छा जी अलवर सेंटर से क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ जी सर बताओ आप। अच्छा नहीं मैंने बताया था कि मैं बताता हूँ मिनिमम एलिजिबिलिटी 3500 रुपए होती थी, अभी ये बढ़कर 10,000 रुपीज हो गई है, ठीक है ना। तो आप दोनों बातें लिखोगे कि मिनिमम एलिजिबिलिटी पहले 3500 रुपए होती थी जो अभी बढ़ाकर 10,000 रुपए पर मंथ कर दी गई है। आप दोनों बातें बताइएगा एग्जाम में। हाँ जी और पूछो। हाँ जी बोलो अलवर सेंटर से बोलो। अमेंडमेंट हुआ था नवंबर 2008 के अंदर, और अमेंडमेंट जब पार्लियामेंट से होता है उसके बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है साइन होने के लिए। तो पार्लियामेंट से नवंबर के मंथ में पास हो गया था, राष्ट्रपति से साइन उसके बाद हुए हैं, तो हम इसको तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक वो साइन ना हो जाए, क्योंकि इस साल इलेक्शन होना था तो सिग्नेचर होने में कुछ डिले हो गया, लेकिन ये फाइनली अप्रूवल मिल चुका है और आपके सभी के एग्जाम्स पे एप्लीकेबल हो गया है। अच्छा जी किसी और सेंटर से बताइए कोई प्रॉब्लम। हाँ जी सर कोई भी चीज आप पूछना चाहो, आपने पढ़ा हो घर पर, कोई प्रॉब्लम आई हो। हाँ जी पीतमपुरा भटिंडा कहीं से भी बताओ, कुछ पूछो। सिरसा वाले भी बस कैश ऑन भी करेंगे। हाँ जी किसी सेंटर से कुछ प्रॉब्लम पूछना चाहें। चलिए फिर हम आगे स्टार्ट करें। हमारा बोनस एक्ट लगभग पूरा होने वाला है और मुझे अभी आधे से पौना घंटा लगेगा आपका सारा बोनस एक्ट खत्म कराने में। उसके बाद हम लोग इस बोनस एक्ट के क्वेश्चंस करेंगे। तो आप सबसे पहले सभी लोग देखें, शुरू से देखें, थोड़ा सा बेसिक काम देखिए। बोनस में हमारी हेडिंग है रिकवरी ऑफ बोनस। देखिए हमारी हेडिंग है रिकवरी ऑफ बोनस। जब हम रिकवरी ऑफ बोनस पढ़ते हैं तो रिकवरी का मतलब होता है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय का पैसा लेना। आपने इसको कैसे पढ़ना है सभी देखिएगा। रिकवरी के लिए एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं जो आपने सभी ने समझना है। सबसे पहला काम रिकवरी में देखो कि एम्प्लॉयर है हमारे पास, और मान लीजिए एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय का बोनस नहीं दिया, तो एम्प्लॉय के पास 2 तरीके हैं बोनस को मांगने के लिए। एम्प्लॉय एक कंप्लेंट करे। सबसे पहली बात आती है कंप्लेंट किसे करेगा, तो एम्प्लॉय कंप्लेंट करेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। एम्प्लॉय गवर्नमेंट के पास कंप्लेंट करे कि सर मेरा बोनस पे नहीं हुआ। ये कंप्लेंट कब की जाएगी, जिस दिन एम्प्लॉय का बोनस ड्यू हुआ था, तो बोनस ड्यू होने के 1 साल के अंदर अंदर एम्प्लॉय को कंप्लेंट करनी है। आपका बोनस ड्यू हुआ तो बोनस ड्यू होने के 1 साल के अंदर आप कभी भी गवर्नमेंट के पास कंप्लेंट कर दो। जब आप गवर्नमेंट के पास कंप्लेंट करेंगे
तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो इंस्पेक्टर्स को भेजेगी। गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर्स होते हैं, समझिए पुलिस से डिफरेंट होते हैं, ये लेबर इंस्पेक्टर कहलाते हैं। गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर्स आपकी फैक्ट्री में, एम्प्लॉयर की फैक्ट्री में, एम्प्लॉयर के ऑफिस में इंस्पेक्शन करेंगे, चेकिंग करेंगे और सबसे पहले आकर ये देखेंगे कि क्या एम्प्लॉय बिल्कुल ठीक कहता है, क्या उसे बोनस मिलना चाहिए। अगर एम्प्लॉय की बात ठीक है, उसे बोनस मिलना चाहिए, तो इंस्पेक्टर्स एक रिपोर्ट बनाएंगे और ये रिपोर्ट बनाकर वो गवर्नमेंट को देंगे। तो इंस्पेक्टर्स की बनाई हुई रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास आ गई। तो देखिए साइकिल की फॉर्म में काम हो रहा है, गोल साइकिल बन गया कि सबसे पहले एम्प्लॉय ने कंप्लेन की गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने इंस्पेक्टर्स को भेजा, इंस्पेक्टर्स ने इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट बनाकर गवर्नमेंट को दे दी। जब रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास आ जाती है तो गवर्नमेंट उसके बाद अगर बोनस मिलना चाहिए तो गवर्नमेंट उसके बाद एक ऑर्डर इशू करेगी और एम्प्लॉयर से कहेगी कि भाई आप एम्प्लॉय का बोनस पे करो। टाइम बता देंगे, जैसे 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, इसके अंदर ना बोनस पे करो। अगर एम्प्लॉयर गवर्नमेंट के ऑर्डर के बावजूद एम्प्लॉय का बोनस ना दे तो गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट बनाएगी। यहां देखिए गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट बनाएगी और इस सर्टिफिकेट का क्या फायदा होगा, जो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट बनाएगी, ये सर्टिफिकेट जिस इलाके में एम्प्लॉयर बिजनेस करता है, काम करता है, उस इलाके के कलेक्टर को भेज दिया जाएगा। देखिए इंडिया में हर इलाके का एक कलेक्टर होता है, इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो हम इसको उस इलाके के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भिजवा देंगे जहां पर एम्प्लॉयर काम करता है, और जहां पर एम्प्लॉयर काम करता है वहां का कलेक्टर इस ऑर्डर को रिसीव करने के बाद, जो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से मिला है, सर्टिफिकेट का मतलब गवर्नमेंट लिखकर देगी कि एम्प्लॉय को इतना पैसा बोनस का एम्प्लॉयर से मिलना है। ये सर्टिफिकेट कलेक्टर के पास गया और कलेक्टर एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी, जो एम्प्लॉयर का सामान है, उसके ऑफिस का सामान है, उसका पर्सनल सामान है, उसकी जो एसेट्स हैं, उन्हें अपने कब्जे में लेगा। इसे कहते हैं प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया, और प्रॉपर्टी को अटैच करके एम्प्लॉयर इस प्रॉपर्टी को बाजार में बेचेगा, सेल करेगा, और सेल करने के बाद जो भी पैसा एम्प्लॉयर जो गवर्नमेंट के कलेक्टर के पास आया, कलेक्टर उस पैसे से एम्प्लॉयज का बोनस पे कराता है। तो समझिए हमारे पास क्या काम हुआ, कलेक्टर ने एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टीज को अटैच किया, अपने कब्जे में लिया, उन्हें बिकवाया और एम्प्लॉयज का बोनस पे करा दिया। इसमें दो बातें आती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर प्रॉपर्टी बेचने के बाद पैसा कम पड़ जाए तो हम एम्प्लॉयर की और प्रॉपर्टी अपने कब्जे में लेंगे, उन्हें भी बेचेंगे। और प्रॉपर्टी बेचने के बाद अगर ज्यादा पैसा आ गया, जैसे हमें वर्कर्स का 2 लाख रुपए बोनस पे कराना था, प्रॉपर्टी बेची गई 2.5 लाख रुपए के अंदर, तो हम बचा हुआ 50,000 रुपए अपने इस एम्प्लॉयर को वापस दे देंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज अपने कब्जे में लेंगे, इन्हें बिकवाएंगे, और बिकवाने के बाद जो पैसा आएगा उससे बोनस पे कराएंगे, और पैसा सरप्लस है, फालतू है, तो एम्प्लॉयर को वापस दे दिया जाएगा। तो हम थोड़ा सा लिखेंगे, हमारी हेडिंग है रिकवरी ऑफ बोनस, जहां पर हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बारे में लिखेंगे, कंप्लेंट के बारे में लिखेंगे, इंस्पेक्टर्स के बारे में लिखेंगे और कलेक्टर के बारे में लिखेंगे। तो आप सभी इस हेडिंग के अंदर पहला पॉइंट सुनिए, मैं आपको बोलता हूं, लिखिए। हेडिंग थी मेन हेडिंग रिकवरी ऑफ बोनस, और मेन हेडिंग के अंदर पहला पॉइंट है, राइट डाउन, whenever employer does not pay bonus, whenever employer does not pay bonus to the employees, then in this case the employer will be liable, to penalties, and employer will be liable to penalties, and in this case the employee can make a complaint, to the employer, employee can make a complaint to the government, employer नहीं, government, employee can make a complaint to the government
and the government will appoint inspectors. Government will appoint inspectors. Full stop. The inspectors will carry out investigation. The inspectors will carry out investigations and they will make a report to the government. After getting the report, the government will order the employer to pay the bonus. उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट है द कंप्लेंट टू द गवर्नमेंट can be made within 1 year from the date on which the bonus became due. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट, if the employer does not pay bonus, even after the order of government, then the government will make a certificate and the certificate will be sent to the collector of the area in which employer is carrying on business, जहां पर employer business करता है, in which the employer is carrying on business. अगला पॉइंट लिखेंगे the collector will attach का मतलब अपने कब्जे में लेना. collector will attach the properties of employer and the properties will be sold. सेंटेंस दोबारा सुनिए, collector will attach the properties of employer and the properties will be sold. फुल स्टॉप. इसी पॉइंट में आगे लिख रहे हैं the money received from sale of property will be used for payment of bonus
will be used for payment of bonus. आखिरी पॉइंट इसके बाद, if the money received is more than the amount of bonus, money received is more than the amount of bonus, then extra money will be given back to the employer. On the other hand, इसी में चल रहा है आगे, on the other hand, if the money received is less than the amount of bonus, then further assets will be attached. भाई ये हुआ रिकवरी ऑफ बोनस के बारे में। और इसी हेडिंग के अंदर एक हम छोटी हेडिंग बनाएंगे जिसका नाम होगा इंस्पेक्टर्स। तो आप अगले पैराग्राफ से एक सभी हेडिंग बनाएं इंस्पेक्टर्स, और इंस्पेक्टर्स की हेडिंग में लिखिए 2-3 बातें इंस्पेक्टर्स के बारे में। कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेते हैं, 1 या 2 नंबर में, कि इंस्पेक्टर्स क्या होते हैं, डिस्कस करके बताओ। तो हम लिख रहे हैं 1 नंबर में इंस्पेक्टर्स के बारे में। पहला पॉइंट, इंस्पेक्टर्स आर अपॉइंटेड by appropriate government। appropriate government क्या होती है, ये आपने पिछली बार पढ़ा था। इंस्पेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय appropriate government and the appropriate government defines their power। appropriate government defines their powers। Second point, the inspectors may enter into, मतलब इंस्पेक्टर्स जा सकते हैं एम्प्लॉयर की फैक्ट्री, दुकान, ऑफिस के अंदर। इंस्पेक्टर्स में एंटर इनटू द फैक्ट्री, कॉमा ऑफिस, फैक्ट्री, ऑफिस और अदर बिजनेस प्लेसेस, बिजनेस की कोई बाकी जगह है जैसे गोडाउन वगैरह हो, फैक्ट्री, ऑफिस और अदर बिजनेस प्लेसेस ऑफ एम्प्लॉयर। देखिए ये हुआ हमारे पास एक छोटा सा नोट इंस्पेक्टर्स के बारे में। अच्छा, आइए आप सभी एक काम करें, आपको सभी को नोट्स मिल गए होंगे। किसी सेंटर से आपको नोट्स ना मिले हो तो प्लीज मुझे इस सेट पर एक मैसेज लिखकर भेजो, या मुझे हाथ उठाकर बताओ अगर नोट्स आपको ना मिले हों। सभी को मिल चुके हैं नोट्स? सभी सेंटर्स पर नोट्स आ चुके हैं? गोरखपुर सेंटर पर नोट्स सभी नहीं पहुंचे? मतलब गोरखपुर वाले बच्चों के पास नोट्स हैं या नहीं है? हैंगे, ओके फाइन। हाँ जी, चलिए रेवाड़ी सेंटर पर भी नोट्स हैं आप सबके पास? चलिए फाइन। आप एक काम करें, आपको जो नोट्स मिले होंगे प्लीज एक बार सभी उसके अंदर पहला चैप्टर खोलिए, उसके अंदर शुरू से एक बार देखिएगा। नोट्स के अंदर फर्स्ट कवर पेज के बाद देखिए सबसे पहले पेज पर आपको मिलेगा, आपको जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आप देख रहे हैं उसमें लिखिएगा। मैंने चैप्टर के बारे में आपको लिखवाया था, इसके कंटेंट्स हैं सबसे पहले पेमेंट ऑफ बोनस के। तो एक कंटेंट्स एक बार चेक करिए क्या हमने सारे कंटेंट्स को पढ़ा, क्योंकि 1 या 2 कंटेंट है जो मैंने आपको सिखाने हैं, उसके बाद हमने इनके क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो आप सभी सेंटर्स पर आप अपने नोट्स को एक बार देखें और सबसे पहले आप पहले पेज से कंटेंट्स को देखिए। हमने चैप्टर पढ़ा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, और इसको पढ़ने का हमारा क्या पर्पस था,
टू लर्न प्रोविजन रिगार्डिंग कैलकुलेशन। देखिए हमने बोनस की कैलकुलेशन सीखी थी, पेमेंट के बारे में सीखा, आज सीखा रिकवरी। पेमेंट कैसे होती है, 8 महीने के अंदर होती है, इंटरिम बोनस पे होता है, और आज आपने रिकवरी के बारे में सीखा। उसके बाद एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर हाईली इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसी पेज पर नीचे देखेंगे तो आपको टेबल मिलेगी, मार्क्स फॉर विच क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन लास्ट 4 पीसीसी एग्जाम्स। पिछले 4 पीसीसी के एग्जाम में देखिए मई 2007, नवंबर 2007, मई 2008 और नवंबर 2008 सभी एग्जाम्स में बोनस 5 नंबर का हमेशा पूछा गया। उसके बाद वापस ऊपर आइएगा कंटेंट्स के ऊपर, तो आपको मिलेगा मेन कंटेंट्स। टेबल के अंदर आपको मिलेगा मेन कंटेंट्स। मेन कंटेंट्स में देखिए सबसे पहले हमने देखा लॉ कहां पर एप्लीकेबल है। आप अगर याद करें तो लॉ एप्लीकेबल है पूरे इंडिया में जम्मू कश्मीर को छोड़कर। सेकेंड थिंग, लॉ एप्लीकेबल वहां पर था जिन एम्प्लॉयर्स के पास 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते थे। उसके बाद सेकंड कंटेंट है सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज। कुछ खास तरह के एम्प्लॉयज थे जहां हमारा लॉ अप्लाई नहीं करता। अगर आप याद करेंगे तो हमने एम्प्लॉयज वर्ड को डिफाइन किया और हमने पढ़ा था कि कहां कहां हमारा लॉ अप्लाई नहीं करता। उसके बाद कुछ डेफिनेशन है, डेफिनेशन थी जैसे कि एम्प्लॉयर हम लोग कर चुके हैं, एम्प्लॉयज हमने किया था। एक डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग सैलरी वर्ड की, बाकी अधिकतर डेफिनेशन हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद देखिए एंटाइटलमेंट टू बोनस, किस एम्प्लॉय को बोनस मिलता है। आप याद करो कि बोनस मिलने के लिए एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के पास 30 दिन या उससे ज्यादा काम करना कंपलसरी होता है। तो ये कुछ बेसिक कंटेंट्स। देन हमारे पास है एस्टेब्लिशमेंट टू इंक्लूड डिपार्टमेंट्स। यहां आपको क्या पढ़ना होता है कि एक बिजनेस के अंदर जो ब्रांचेस होती हैं, अगर सभी ब्रांचेस के सिंगल अकाउंट बनते हैं तो हम उन्हें सिंगल कंपनी मानते हैं, अदरवाइज हम सबको अलग कंपनी मानते हैं। देन हमारे पास कंटेंट है कंप्यूटेशन ऑफ बोनस। बोनस कैसे कंप्यूट होगा, हमने पहली क्लास में इसका फ्लो चार्ट बनाया था बोनस की कैलकुलेशन के बारे में, आप यहां उसे बताते हैं। हमारा अगला कंटेंट है पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस, सेक्शन 10 जो आपने मुझे अभी क्लास के शुरू में रिवाइज कराया था। देन पेमेंट ऑफ मैक्सिमम बोनस, ये आपने मुझे बताया था कि मैक्सिमम बोनस 20% होता है। देन है प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन बोनस, ये मैं आपको अभी बताता हूं क्या होता है, हम इसको अभी जस्ट 5 मिनट के बाद पढ़ेंगे। उसके बाद है स्पेशल प्रोविजंस फॉर न्यूली सेटअप एस्टेब्लिशमेंट्स। एक फैक्ट्री नई खुलती है तो क्या प्रोविजन थे, आपने सीखा था पहले 5 साल या पहले 7 साल तक हमारे पास कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो रिवाड़ी सेंटर पे आप सबके पास नोट्स हैं, नोट्स हैं तो प्लीज एक बार हाथ उठा के बताओ। हाँ जी, रिवाड़ी सेंटर वाले बच्चे आपके पास नोट्स हैं। अच्छा, आप लोग ऊपर देख रहे थे, मुझे लगा कि नोट्स नहीं है आपके पास, चलिए थैंक यू। उसके बाद देखिए हमने पढ़ना था सेट ऑन एंड सेट ऑफ एलोकेबल सरप्लस। सेट ऑन सेट ऑफ कैसे बनता है एलोकेबल सरप्लस का। देन था डिडक्शन ऑफ अमाउंट फ्रॉम बोनस, ये मैं आपको अभी बताता हूं। उसके बाद है टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, ये हमने पढ़ा था। बोनस पे होता है, याद कीजिए 8 महीने के अंदर अंदर, और अगर कोर्ट में झगड़ा हो तो बोनस को हम पे करते हैं 1 महीने के अंदर अंदर। और इसमें एक प्रोविजन था कि हम इंटरिम बोनस भी पे कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट आइटम है एडजस्टमेंट ऑफ इंटरिम बोनस। हम याद कीजिए इंटरिम बोनस को फाइनल बोनस के अंदर से माइनस कर सकते हैं। देन हमारी अगली हेडिंग थी रिकवरी ऑफ बोनस ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर। एक एम्प्लॉयर से हमें बोनस लेना हो, रिकवरी हमने आज पढ़ी, रिकवरी कैसे होती है, ये रिकवरी है आपके सामने। रिकवरी के बाद है पेमेंट ऑफ बोनस कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की बात थी कि एम्प्लॉय को उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से हम बोनस देते हैं, तो हमने इसको क्या कहते हैं कि एम्प्लॉय को आप उसकी रिकवरी के हिसाब से बोनस देते हो, उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से बोनस देते हो। और इस केस में अगर एम्प्लॉय की एफिशिएंसी ज्यादा है तो आपने इस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वाला बोनस भी निकालना है, एफिशिएंसी वाला बोनस भी निकालना है, और दोनों में से विच एवर इज हायर, जो ज्यादा होता है वो बोनस आपको पे करना होता है। एक बार नोट्स के कंटेंट्स को आप सभी देख लीजिए। वे गुड़गांव सेंटर वाले बच्चे बता रहे हैं उनके पास नोट्स नहीं है, एक बार चेक कराइएगा। गुड़गांव सेंटर के बच्चों के पास नोट्स नहीं है, आप लोग अपने सेंटर कोऑर्डिनेटर से बात कीजिएगा, कॉपी आ गई होंगी, वो आपको नोट्स आगे दिलवा देंगे। नेक्स्ट क्लास तक आपको सभी को नोट्स मिल जाएंगे। आप सभी जिनके पास आप लोग एक अपने नोट्स को निकाल के देखें, छोटी छोटी कुछ हेडिंग्स हैं, और गुड़गांव सेंटर पे जैसे आपके पास नोट्स नहीं है तो आप सभी सुनिएगा बड़े ध्यान से। देखिए सबसे पहले मैंने आपका देखोगे नोट्स में पहले मैंने टेबल की फॉर्म में आपको दिखाया है सारे नोट्स। सबसे पहली हेडिंग है एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ, हमारा लॉ कहां पर एप्लीकेबल है। ये आप सबको पता है जम्मू कश्मीर को छोड़कर फैक्ट्रीज में कंपनीज में एप्लीकेबल है। उसके बाद देखिए आगे सेकंड हेडिंग है हमारा लॉ किस किस एम्प्लॉय पर अप्लाई नहीं करता। एक खास तरह की बात है, आप सभी सुनिएगा। कुछ खास तरह के एम्प्लॉय हैं, कुछ खास तरह के बिजनेस हैं जहां हमारा लॉ अप्लाई नहीं करता। हमारा लॉ
इन बिजनेस में अप्लाई क्यों नहीं करता? इसका रीजन ये है कि इन सभी तरह के एम्प्लॉयर्स के पास बोनस देने के अलग लॉज होते हैं। आप पढ़ के देखें, द फॉलोइंग एम्प्लॉइज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ एक्ट। हमारे लॉ में कुछ एम्प्लॉइज को बाहर निकाल दिया गया, इन एम्प्लॉइज को बोनस नहीं मिलेगा। नंबर 1, एम्प्लॉइज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप लोग सभी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में कभी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां एक अलग तरह से अपनी अकाउंटिंग करती है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को अपने अकाउंट बनाने होते हैं, उनके लिए एक बॉडी है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप लोग अकाउंट्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपनी एम्प्लॉइज को अलग वे से बोनस देती है, हमारे लॉ में बोनस नहीं दिया करती। उसके बाद है सीमैन होते हैं जो शिपिंग कंपनियों में काम करते हैं, पानी के जहाज पे काम करते हैं, तो शिपिंग कंपनियां भी अलग तरह से बोनस निकालती हैं। उसके बाद एम्प्लॉइज अंडर डॉक वर्कर रेगुलेशन एक्ट। डॉक वर्कर होते हैं जो जहां सी पोर्ट होते हैं, जहां पे पानी के जहाज आते हैं, पानी के शिप्स आते हैं, तो सी पोर्ट पर काम करने वाले एम्प्लॉइज को भी अलग तरह से बोनस मिलता है, हमारे लॉ उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होते। एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड बाय इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी है, ये एक चैरिटेबल बॉडी है और पूरी इंडिया में इसकी ब्रांचेस हैं। रेड क्रॉस बॉडी चैरिटेबल बॉडी है, ना तो कोई प्रॉफिट कमाती है, ना प्रॉफिट कमाने के लिए बनी है, तो इनके एम्प्लॉइज को भी अलग तरह से बोनस मिलता है। यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, आप सभी जानते होंगे यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन माने जाते हैं, तो इनके एम्प्लॉइज को भी ऐसे बोनस नहीं मिल सकता। देन इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट, कोई ऐसी बॉडी जो बिना प्रॉफिट के काम करती हो, जैसे एक चैरिटेबल हॉस्पिटल हो, चैरिटेबल डिस्पेंसरी हो, या मान लीजिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल कि एक मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, यहां काम करने वाले एम्प्लॉइज को भी बोनस नहीं मिल सकता क्योंकि ये लोग तो प्रॉफिट ही नहीं कमाते। उसके बाद एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन बिल्डिंग ऑपरेशंस। याद कीजिए वो एम्प्लॉई जो ठेके पे ठेकेदार के थ्रू बिल्डिंग में काम करते हैं, उन्हें भी बोनस नहीं मिलता। इसका रीजन था कि वो ठेकेदार के वर्कर होते हैं और ऊपर से जब उनके पास ठेका होता है तब वो काम करते हैं, पूरा साल काम नहीं करते। देन एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI अपनी एम्प्लॉइज को सैलरी भी अलग तरह से देता है, बोनस भी अलग तरह से दिया करता है, और रिजर्व बैंक के एम्प्लॉइज के ऊपर हमारा लॉ अप्लाई नहीं करता क्योंकि रिजर्व बैंक भी एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है। उसके बाद एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड बाय इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट वो होती हैं जो इंडिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पानी के थ्रू, मतलब वाया सी, पानी में से पैसेंजर्स और गुड्स को लेकर जाने वाला काम करती हैं। जैसे बॉम्बे और गोवा के बीच में पानी के जहाज चलते हैं, ये इनलैंड शिप्स हैं जो इंडिया के एक हिस्से से सेकंड हिस्से में जाते हैं। मद्रास से अंडमान निकोबार जाने वाले शिप्स, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी हमारा बोनस एक्ट अप्लाई नहीं करता। उसके बाद आखिरी है, यही आखिरी था, एम्प्लॉइज जो इनलैंड वाटर सिस्टम में काम करते हैं, तो इन कुछ खास एम्प्लॉइज को बोनस अप्लाई नहीं करता। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने आपको लिखवाने की बजाय आपके नोट्स में से कराई। आप सभी देखिएगा, इसके बाद एक हेडिंग है अकाउंटिंग ईयर, एलोकेबल सरप्लस, ये सब हम लोग कर चुके हैं। देन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर्स, वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स, ये सभी हम लोग कर चुके हैं। आपको एक डेफिनेशन मिलेगी 5-6 डेफिनेशन के बाद, सैलरी और वेजेस। आप गुड़गांव सेंटर वाले बच्चों के पास नोट्स नहीं है, आप लोग सुनिएगा साथ साथ ध्यान से। हमारे पास सैलरी एंड वेजेस की बातें हैं। पीतमपुरा से क्वेश्चन आ रहे हैं, व्हाट आर द डिडक्शंस अंडर सेक्शन 4 and 5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको जस्ट 5 मिनट के बाद अभी कराता हूं, हम लोग अभी आने वाले हैं इसके ऊपर। आप सभी सुनिए, हमारे पास डेफिनेशन है सैलरी और वेजेस की। भाई सैलरी और वेजेस को डिफाइन क्यों करते हैं? सैलरी और वेजेस को डिफाइन करना पड़ता है क्योंकि सैलरी का परसेंटेज बोनस मिलता है। बोनस तो निकलता है ना परसेंटेज ऑफ सैलरी के अकॉर्डिंग, जैसे बोनस निकला सैलरी का 8.3%, सैलरी का 20%, तो हमें सैलरी को डिफाइन करना पड़ता है। इसको ऐसा याद कीजिए, सैलरी की डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे तो आप सैलरी में कहोगे कि वैसे तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बहुत सारा पैसा देगा, अलग अलग नाम से देगा, लेकिन सैलरी की डेफिनेशन में वो पेमेंट आती है जो कैश में होती है, जिसमें पैसा मिलता है। एक तो जैसे सबसे पहले होती है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब वो बेसिक पैसा जो आपको काम करने के लिए मिलेगा। जैसे एक वर्कर को हम नौकरी पे रखते हैं तो हम वर्कर से कहते हैं कि आपको 5,000 रुपए हर महीने का देंगे, तो ये तो कहलाती है बेसिक सैलरी। दूसरा, हम अपने वर्कर से कहते हैं हर साल जो महंगाई बढ़ती रहती है, इस महंगाई के लिए भी हम आपको पैसा देंगे, इसे बोलते हैं DNS अलाउंस। तो एक बार सैलरी की डेफिनेशन देखो आप सभी जरा। सैलरी मीन्स ऑल रेम्यूनरेशंस, सैलरी में सिर्फ रेम्यूनरेशंस हैं, पैसा है, अदर देन रेम्यूनरेशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम।
सैलरी में ओवर टाइम को नहीं गिना जाता, क्योंकि ओवर टाइम तो आप एक्स्ट्रा काम करते हो, आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला, इसे आपकी सैलरी नहीं मानते। ओवर टाइम के लिए बोनस नहीं मिलता। ओवर टाइम के लिए बोनस क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ओवर टाइम के लिए काम करने का पैसा नॉर्मल सैलरी से ज्यादा होता है। दो लॉ हैं, एक लॉ का नाम है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और एक का नाम है मिनिमम वेजेस एक्ट। इन दोनों लॉज के अकॉर्डिंग ओवर टाइम में जब आप काम करते हैं तो उसमें मिलने वाला पैसा नॉर्मल सैलरी के पैसे से ज्यादा होता है। जैसे मान लो मैं नॉर्मल काम करता हूं, मुझे मिलता है 100 रुपए 1 घंटे काम करने का, तो जब मैं ओवर टाइम करूंगा ना तो मेरा ओवर टाइम का पैसा 150 से 200 रुपए 1 घंटे का होगा। तो ओवर टाइम का पैसा नॉर्मल सैलरी से ज्यादा होता है, तो हम उसका बोनस नहीं दे रहे, वो तो पहले ही ज्यादा है। सैलरी में ऑल रेम्यूनरेशन सभी पैसा आता है, ऑल रेम्यूनरेशन सब कुछ ओवर टाइम को छोड़ के। अगला पैराग्राफ है कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सैलरी में वो चीजें आती हैं जिसे पैसे में गिन सकते हो। पैसे की बात करें, खाली मनी की बात करें, मनी का मतलब चाहे सैलरी कैश में दो चाहे सैलरी चेक से दो। उसके बाद विच वुड का मतलब जो होती, इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपके एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशंस होती एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड वर फुलफिल्ड, तो सैलरी में जो होती विच वुड का मतलब जो पैसा आपको मिलता इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड वर फुलफिल्ड, अगर आपके एम्प्लॉयमेंट की, सर्विस की, नौकरी की जो कंडीशन लगाई गई थी वो पूरी की जाती है, तो जो पैसा मिलेगा उसे हम सैलरी कहते हैं। उसके बाद एक पैराग्राफ अगला देखिएगा, मैंने बोल्ड करके दिखाया है, इट इंक्लूड्स डीएनएस अलाउंस। सैलरी में डीएनएस अलाउंस भी आता है। अच्छा एक क्वेश्चन सुनिए, एक क्वेश्चन आया है, अभी सिरसा वाले बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हु विल डिस्ट्रीब्यूट बोनस टू एम्प्लॉई, एम्प्लॉई को बोनस कौन देगा, कलेक्टर और गवर्नमेंट। आप सभी सुनिएगा, जरा इस टॉपिक से हट के क्वेश्चन आया। एम्प्लॉई को बोनस दिलवाने वाला काम गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट ने कलेक्टर को ऑर्डर दिया, कलेक्टर ने एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी अटैच करके पैसा इकट्ठा किया और एम्प्लॉइज ने बंटवा दिया। तो अगर यहां पर केस चला गया तो एम्प्लॉई को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने वाला काम कलेक्टर ने किया, यहां पर गवर्नमेंट ने नहीं किया, गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया। वैसे बात बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी आपके लिए। अच्छा वापस चल रहे हैं सैलरी वर्ड की डेफिनेशन के ऊपर। आप सभी देखिए, इट इंक्लूड्स डीएनएस अलाउंस, तो सैलरी में डीएनएस अलाउंस होता है। डीएनएस अलाउंस में क्या लिखा है, दैट इज ऑल कैश पेमेंट्स, वो सभी कैश पेमेंट होती हैं बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, जो किसी भी नाम से दी जाती हैं, पेड टू एन एम्प्लॉई ऑन अकाउंट ऑफ राइज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। राइज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब जो महंगाई बढ़ती रहती है, बढ़ती हुई महंगाई के लिए जो पैसा मिलता है उसे डीए कहते हैं। आप सभी इनकम टैक्स में इसके बारे में बहुत इन डेप्थ पढ़ेंगे, लेकिन यहां भी इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि आप काम करो, आपकी सैलरी है 5,000 रुपए 1 महीने की, अब हर साल महंगाई बढ़ती रहती है, तो एम्प्लॉयर ने आने वाले सालों में आपकी सैलरी को ना बढ़ाकर आपके लिए क्या बढ़ा दिया, डीएनएस अलाउंस को बढ़ा दिया, डीए को बढ़ा दिया। अब देखिए उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, बट द टर्म एक्सक्लूड्स, सैलरी में नहीं आता, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलरी में क्या क्या नहीं आता, सैलरी में नहीं आता एनी अदर अलाउंस, डीएनएस अलाउंस के अलावा कोई भी अलाउंस नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। उसके बाद द वैल्यू ऑफ एनी हाउस एकोमोडेशन, हाउस एकोमोडेशन भी नहीं आता। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया रहने के लिए, भाई घर दिया, पैसा तो नहीं दिया, घर दिया मतलब एक बेनिफिट दिया, सैलरी में नहीं आता। ये इनकम टैक्स के लिए सैलरी में आता है, अकाउंटिंग के लिए भी सैलरी में आता है, ये लॉ में सैलरी में नहीं गिना जाता। उसके बाद सप्लाई ऑफ लाइट एंड वाटर, एम्प्लॉयर ने बिजली पानी फ्री में दिया, उसने कहा जी आप घर में रहो, आपको पानी दूंगा, आपके पानी का कनेक्शन है, इसका बिल मैं अपने आप पे करूंगा, आपकी बिजली का बिल मैं अपने आप पे करूंगा, ये सब सैलरी का हिस्सा नहीं माने जाते। मेडिकल अटेंडेंस, मेडिकल अटेंडेंस का मतलब एम्प्लॉय बीमार हो गया, एम्प्लॉयर ने कहा जी मैंने एक डिस्पेंसरी खोली हुई है, हर महीने आप मेरी डिस्पेंसरी से फ्री में दवाइयां ले सकते हो, तो जो दवाइयां एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी वो सैलरी का हिस्सा नहीं माना जा रहा, ये भी एक बेनिफिट है छोटा सा। अदर एमिनिटीज और एनी सर्विस, और एनी सर्विस 2 बार आ गया, अदर एमिनिटीज और एनी सर्विस, कोई भी और फैसिलिटी, एमिनिटी मतलब फैसिलिटी, बेनिफिट, कुछ भी दो। एक क्वेश्चन सुनिए, सिरसा वाले बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि सैलरी और वेजेस में क्या डिफरेंस होता है। आप सभी सुनो, अकाउंटिंग में जब आप पढ़ते होंगे ना तो आप कहते होंगे वेजेस पे होते हैं फैक्ट्री के वर्कर को और सैलरी पे होती है ऑफिस के एम्प्लॉय को। हमारे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में हम सैलरी और वेजेस को सेम चीज मानते हैं, हम दोनों में डिफरेंस करना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारा बोनस फैक्ट्री में, दुकान पर, ऑफिस में कहीं भी अप्लाई कर सकता है, तो हमारे लिए सैलरी और वेजेस सेम चीज होते हैं। हाँ बाकी अकाउंटिंग वगैरह में इनके अंदर डिफरेंस होता होगा,
आप कहते हो कि वेजेस लेबर को पे होते हैं, सैलरी एम्प्लॉय को पे होती है। लॉ में इसमें कोई डिफरेंस नहीं माना जा रहा, हमारे लॉ में सेम चीज होती है। उसके बाद एक और देख रहे थे, छठा पॉइंट देख रहे थे, एनी कंसेशनल सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनी कंसेशनल सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन का मतलब क्या है? इसका मतलब है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फ्री में फूड ग्रेन दिया, अनाज दिया। उसने कहा भी हर महीने 10 किलो गेहूं फ्री में लेके जाया करो, व्हीट फ्री में लेके जाया करो। हमारी दुकान है अपनी अनाज की, व्हीट की, तो ये भी सैलरी का हिस्सा नहीं है। उसके बाद एनी ट्रेवलिंग कंसेशन, एम्प्लॉय को जाने आने के लिए कुछ पैसा दिया। एम्प्लॉय से कहा भाई आप हमारे लिए टूर पर जाया करो, हम टूर पर जाने के नाम का आपको पैसा देंगे, ये भी सैलरी में नहीं आता। उसके बाद एनी कंट्रीब्यूशन पेड और पेबल बाय एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के पेंशन फंड में कुछ पैसा दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का पेंशन फंड बनाया, यहां पर कुछ पैसा डाला, ये भी सैलरी का हिस्सा नहीं होता। देन आखिरी पेमेंट एनी कमीशन पेबल टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ कमीशन दिया, जैसे सेल्समैन होते हैं ना, उन्हें कमीशन मिलता है, वे जितनी ज्यादा सेल करेंगे उतना ज्यादा पैसा उन्हें मिलेगा, तो कमीशन भी सैलरी का हिस्सा नहीं माना जाता। हमारे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में सैलरी में मेनली क्या रहा? बेसिक सैलरी रही, डीएनएस अलाउंस रहा, बस ऐसी ऐसी 2 आइटम रहे, बाकी सबको हमने बाहर निकाल दिया। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कुछ पूछिए, कुछ क्वेश्चन पूछिए। बठिंडा से क्वेश्चन आया है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्लॉयर विल बी एन ऑक्शन सेल और सिंपल सेल। मुझे लग रहा है शायद सेल ऑफ गुड्स की जैसी कुछ बात पूछ ली। हमारी लॉ में कैसी बनी बात बताओ? वो कह रहे हैं बताओ कि एक सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी जो बेचेंगे वो बाजार में ऑक्शन करके, नीलामी करके बेचो जैसे हिंदी पिक्चरों में होता है, या सिंपल किसी को ढूंढ ढूंढ के बेचो, जैसे मर्जी बेचो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कलेक्टर ने एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी बेचनी है, कोई खरीदार मिल जाए तो ऐसी बेच दो, नहीं मिलता तो नीलामी कर दो, क्या चिंता वाली बात है। प्रॉपर्टी बेचने के बारे में हमारा लॉ कुछ नहीं करता, कहता भी बेचो, जैसे मर्जी बेचो, ढूंढ के बेचो खरीदार को, अखबार में एडवर्टाइजमेंट छाप के बेचो, नीलामी करके बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और क्वेश्चन है परक्विजिट्स आर नॉट पार्ट ऑफ सैलरी। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल बढ़िया बात पूछी। गोरखपुर से कह रहे हैं क्या सैलरी के अंदर परक्विजिट नहीं आ रही? परक्विजिट का मतलब होता है बेनिफिट्स। देखो मैं तो कहता हूँ सैलरी में बेसिक सैलरी आई और डीएनएस अलाउंस आया, बाकी कुछ भी नहीं आया। परक्विजिट का मतलब जैसे खाने का फ्री में खाना दिया, आपने फ्री में खाने का सामान दिया, एम्प्लॉयर ने कहा जी मैंने कैंटीन खोली हुई है, लंच में फ्री खाना खाया करो मेरे पास, तो सैलरी में नहीं आया। एम्प्लॉयर ने कैब लगा दी, टैक्सी लगा दी, बस लगा दी, घर से ऑफिस आने जाने को, कुछ भी नहीं आया, परक्विजिट नहीं आती। और क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस, तो हमने कर दिया। एक क्वेश्चन है डीए एंड द इंक्लूड्स इन सैलरी, अधूरा क्वेश्चन आया, गुरुग्राम से दोबारा टाइप करके भेजो। वो एक क्वेश्चन अपने पास आया है व्हाट आर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 4 and 5, ये मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन है सिरसा से आया, फूड ग्रेन इज इंक्लूडेड इन सैलरी और नॉट। देखिए आप सभी सुनिएगा, फूड ग्रेन अनाज सैलरी में नहीं आता। एम्प्लॉयर एक गेहूं की दुकान खोल के बैठा है, अपने वर्कर से कहता है भी हर महीने 10 किलो व्हीट, 10 किलो गेहूं, 10 किलो चावल फ्री में लेके जाए करो, ये सैलरी में नहीं आता। लेकिन आप सभी सुनिएगा, उल्टा सोचिए कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कहा कि भी आपको 5,000 रुपए महीने की सैलरी दूंगा, मेरी गेहूं की दुकान है, आप बाजार से खरीदोगे गेहूं, आपको महंगा मिलता होगा, मेरी दुकान से खरीदा करो, इसका पैसा मैं आपकी सैलरी में से काट लूंगा। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 10 किलो गेहूं दिया और इसके बदले में 100 रुपए उसकी सैलरी में से काट लिया। तो क्या ये 100 रुपए सैलरी का हिस्सा है? यस, ये हिस्सा है। ऐसा अनाज जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बेचा, उसका पैसा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी में से काटा, ये सैलरी का हिस्सा रहता है। अगर एम्प्लॉयर अपने पास से फ्री में अनाज देगा तो ये सैलरी का हिस्सा नहीं होता। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी में से पैसा काटे फिर अनाज दे तो सैलरी का हिस्सा होता है। और देखिए क्वेश्चन आया है फरीदाबाद से, इन द लास्ट क्लास वी डिड आस्क अबाउट द फैक्ट दैट टेम्परेरी वर्कर्स की बात मैं आपको सभी को बताता हूँ, आप सभी सुनिए। टेम्परेरी वर्कर्स का मतलब होता है जो हमारे पास कभी कभी कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, कम टाइम के काम करने आते हैं। टेम्परेरी वर्कर भी 2 तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं टेम्परेरी रेगुलर वर्कर, वर्कर तो टेम्परेरी है लेकिन रेगुलर बेस पर काम करेगा। जैसे मैंने वर्कर को जॉब नौकरी पे रखा, मैंने कभी टेम्परेरी हुआ, मेरे पास एक एम्प्लॉय काम करता था, 2 साल के लिए पीएचडी करने पढ़ने के लिए अमेरिका गया हुआ है, उसके बदले आप आकर मेरे पास काम करो, तो ये टेम्परेरी वर्कर है लेकिन 2 साल तक रेगुलर काम करेगा, भाई इसे तो बोनस मिल जाएगा फिर। लेकिन अगर टेम्परेरी वर्कर होता कैजुअल वर्कर के जैसा, मैं कहता नहीं मुझे हफ्ते 10 दिन के लिए मेरे पास काम बढ़ गया है, प्लीज आप 10 दिन मेरे पास काम करो, 20 दिन मेरे पास काम करो, ये टेम्परेरी है लेकिन कैजुअल है, इसे बोनस नहीं मिलता।
आप लोग सभी जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्लीज उनको भेजते रहें, और किसी सेंटर से अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहें माइक से तो मुझे हाथ उठाकर बताइएगा। एक क्वेश्चन आया भटिंडा से, फूड अलाउंस और फूड ग्रेन में क्या डिफरेंस है। ओहो, बड़ी बढ़िया बात सुनो, आपने इनकम टैक्स की बात पूछनी है आपने मुझसे, कह रहे हैं कि फूड का अलाउंस और फूड का ग्रेन मिले, अनाज मिले, क्या डिफरेंस है। भाई अलाउंस मिलेगा तो पैसा मिला, जैसे अलाउंस का मतलब होता है फिक्स पैसा। एम्प्लॉयर ने कहा आप मुझसे हर महीने 500 रुपए लिया करो, बढ़िया खाना खाया करो, तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कहा भी 500 रुपए लिया करो हर महीने खाना वाना खाने का, इसे बोलते हैं फूड अलाउंस। एम्प्लॉयर ने कहा जी मैंने कैंटीन खोल दी है, हर रोज मेरे ऑफिस में आके फ्री में खाना खाया करो, बिल मत दिया करो, इसे बोलते हैं फूड का परक्विजिट। इनकम टैक्स की बातें हैं, हम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में इन दोनों ही चीजों को सैलरी में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई, अगर एम्प्लॉयर अनाज फूड खाना एम्प्लॉय को बेचे तो इसका जो पैसा सैलरी में से करता है वो सैलरी का हिस्सा ही माना जाता है। एक और क्वेश्चन सुनिए, विच अलाउंस इज इंक्लूडेड इन सैलरी बिसाइड्स डीए। सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, प्रेजेंट टाइम में, आजकल के टाइम में सैलरी में डीए के अलावा और कोई अलाउंस नहीं आता। एक अलाउंस होता है, जैसे डीए होता है ना, महंगाई के लिए मिलता है, अगर हम महंगाई के लिए मिलने वाले अलाउंस को डीए की जगह कोई और नाम दे दें, जैसे कुछ शहरों में हम डीएनएस अलाउंस जो कि महंगाई के लिए मिलता है, इसे बोलते हैं इन्फ्लेशनरी अलाउंस। इन्फ्लेशनरी का मतलब महंगाई के लिए मिलने वाला पैसा, हम इसे सैलरी का हिस्सा मानते हैं, ये सैलरी में आता है। और देखिए ट्रेनी एम्प्लॉय और प्रोबेशनल एम्प्लॉय में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन है भी, भटिंडा वालों ने पूछा ट्रेनी एम्प्लॉय प्रोबेशनरी एम्प्लॉय। भाई ट्रेनी होता है, जैसे आप जब अपनी सीए की आर्टिकलशिप करोगे तो आप ट्रेनिंग कराते हो, आप पहले सीखते हो काम, उसके बाद कुछ साल काम सीखने के बाद आप नौकरी करोगे, तो जब आप काम सीखते हो आप ट्रेनिंग कराते हो, आपको बोनस नहीं मिलता। प्रोबेशन का मतलब होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, हमने देखा भी था इसके बारे में। प्रोबेशन का मतलब होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जब आप नौकरी करते हो साथ साथ काम सीखते हो तो आप प्रोबेशनर कहलाते हो, प्रोबेशनर, और आपको बोनस मिलता है। आप सभी अपने नोट्स में लिखिएगा, मैंने यहां भी लिखवाया हुआ इसके बारे में और हमने रजिस्टर में भी लिखा था। और एक है लास्ट लाइन चेक करना प्लीज। भाई कौन सी पेज की लास्ट लाइन, मुझे डेफिनेशन की लास्ट लाइन बता दो, मैं तभी चेक करूंगा। अच्छा ओके, सुनिएगा, एक सैलरी वर्ड की डेफिनेशन की लास्ट लाइन सुन लीजिए। फूड अलाउंस शैल बी डीम्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ सैलरी और वेजेस फॉर सच एम्प्लॉय। सैलरी वर्ड की डेफिनेशन का आखिरी हिस्सा बिल्कुल ठीक है, मैं आपको अभी इसका मीनिंग समझाता हूं। फूड अलाउंस शैल बी डीम्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ सैलरी। देखो आप सभी सुनो, दो वर्ड आपको बताता हूं। आप एक तो देखिए, जब आप मुझसे कोई डेफिनेशन पूछते हो या मैं आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछता हूं तो आप मुझे डेफिनेशन कैसे एक्सप्लेन करते हो। देखो जब आप मुझे बताते हो कि हम सैलरी वर्ड को डिफाइन कर रहे हैं तो डेफिनेशन देने के दो तरीके होते हैं। डेफिनेशन देने का एक तरीका होता है कि सैलरी का मीनिंग क्या होता है, क्या क्या चीज सैलरी मानी जाती है। डेफिनेशन देने का दूसरा तरीका होता है, देखिए ये तो है कि सैलरी में क्या होता है, क्या चीज सैलरी होती है, मीनिंग है। डेफिनेशन देने का दूसरा तरीका है कि कुछ चीजों को सैलरी माना जा रहा है, वैसे वो सैलरी होती नहीं है। कुछ चीजें सैलरी होती नहीं लेकिन मानी जा रही है, इन्हें बोलते हैं डीम्ड। डीम्ड का मतलब होता है माना गया। जैसे जिस चेयर पर, जिस कुर्सी पर आप बैठे हो ना, मैं कहता हूं मान लो कि वो कुर्सी नहीं है, चेयर नहीं है, मान लो कि वो मेज है, मान लो, मैं कहता हूं अज्यूम कर लो, तो आप कहते हो भी ठीक है हमने मान लिया कि वो मेज है। अब जिस कुर्सी पे आप बैठे हो, अगर मैं आपसे कहता कि मान लो वो कुर्सी है, आप कहते मानने की क्या बात है, वो तो है ही कुर्सी। मेरे हाथ में देखो पेन है, मैं कहता हूं मान लो कि पेन है, तो मानने वाली बात नहीं है। तो लॉ में डेफिनेशन जितनी बनाई जाती है उनके दो हिस्से हो सकते हैं, एक होती है मीनिंग वाली डेफिनेशन और एक होती है मानी गई डेफिनेशन। जो डेफिनेशन मानी गई होती है इसका मतलब वो चीज एग्जैक्टली सैलरी नहीं थी, लेकिन हम बोनस एक्ट में कुछ खास कारण से, कुछ खास रीजन से उसे सैलरी मान रहे हैं। तो अगर आप मेरे साथ सैलरी वर्ड की डेफिनेशन का आखिरी लाइन पढ़ के देखो, तो पढ़ के देखिए, मैंने लिखवाया फूड अलाउंस शैल बी, अंडरलाइन कर दीजिएगा, डीम्ड टू, डीम्ड का मतलब है मान लिया गया, फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी, सैलरी का हिस्सा माना जा रहा है। इसका मतलब है कि हम इसको सैलरी में नहीं गिनते लेकिन फिलहाल सैलरी मान रहे हैं। गेटिंग दिस थिंग। अच्छा जी, और कुछ आप पूछना चाहो? भटिंडा सेंटर वाले बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं? भाई भटिंडा सेंटर से मैं आपका माइक ऑन करता हूँ। हाँ जी सर, भटिंडा सेंटर में बेटा पूछो, आपने से किसी ने माइक क्वेरी भेजी भटिंडा सेंटर से? हाँ पूछो।
हाँ दोबारा बोलो एक बार बेटा, दोबारा बोलो। किसके बारे में, एक बार दोबारा बोलो, किस चीज के बारे में? एक मुझे आप थोड़ा सा जोर से माइक को मुंह की थोड़ा सा पास करके बोलो। आप मुझे एक बार इस क्वेश्चन को टाइप करके भेजो, या थोड़ा, मुझे आपकी आवाज अभी भी साफ नहीं आई। चलिए मैं इतने और सेंटर से पूछता हूँ, आप इसको आगे भेजो। हाँ जी, पटियाला सेंटर वाले बच्चे माइक में कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल बेटा पूछो, माइक लो, पूछो। अच्छा, बहुत बढ़िया बात, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। आप सभी सेंटर से सुनिए। पटियाला सेंटर से बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि एक एम्प्लॉयर के अगेंस्ट सर्टिफिकेट इशू हो गया सामान बेचने का, और उसके बाद वो कहता है जी आप मेरा सामान मत बेचो, मैं अपने आप अपना सामान बेचूंगा। भाई हम कहते हैं अगर आपको सामान बेचना था तो पहले ही बेचते, अब तो हम प्रोसेस में कूद चुके हैं, अब तो गवर्नमेंट डंडा लेके एम्प्लॉयर के सिर पे बैठ गई, तो अभी तो कलेक्टर ही प्रॉपर्टी बेचेगा, क्योंकि हमें लगता है कि उसने पहले कुछ कमी की ना, दैट्स वाई उसके अगेंस्ट एक्शन हुआ। अभी उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। इस वक्त एम्प्लॉयर का अपने आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचने का हक खत्म हो चुका है। वो सिर्फ एक काम कर सकता है, अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को बिकवाने से बचना चाहता है तो एम्प्लॉयर कैश जमा कराए, पैसा लाके गवर्नमेंट को दे, कलेक्टर को दे, तभी बच सकता है। तो अगर आप पूछो कि क्या सर्टिफिकेट इशू होने के बाद एम्प्लॉयर अपना सामान खुद बेच सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना? हाँ जी, गोरखपुर सेंटर वाले बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी अच्छा, ओके जी, आप सभी सुनिएगा। क्वेश्चन आया है, बच्चा पूछ रहा है कि अगर एम्प्लॉयर बैंकरप्ट हो गया, कहता है इंसॉल्वेंट हो गया, एम्प्लॉयर के पास कुछ नहीं हुआ, बचा ही नहीं कुछ सामान, तो बोनस कैसे पे होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, एम्प्लॉयर बैंकरप्ट हो गया है तो बैंकरप्सी में या इंसॉल्वेंसी में हम उस आदमी की सारी लायबिलिटीज गिन लेते हैं, कितनी है। जैसे सारी लायबिलिटी पड़ी है 5 लाख की, उसकी सारी प्रॉपर्टी देख लो। बैंकरप्सी का मतलब होता है कि आपकी एसेट्स कम है और आपकी लायबिलिटी ज्यादा है, जितना पैसा वर्कर्स का पे हो सकता है पे करा देंगे, बाकी पैसा डूब गया, वो खत्म हो गया। लेकिन हाँ, ऐसे एम्प्लॉयर को बैंकरप्ट अगर करा दिया गया ना, तो इसका मतलब वो जिंदगी में कभी भी कोई भी अग्रीमेंट नहीं बना सकता, उसका बिजनेस सब बंद हो जाएगा। हाँ जी, और है, हाँ जी, गोरखपुर सेंटर वाले हो गए। फरीदाबाद सेंटर वाले बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं? फरीदाबाद सेंटर है, हाँ जी, फरीदाबाद सेंटर से पूछो। हाँ जी मैडम बोलो। ओहो, आप जोर से बोलो यार। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। एक बात सुनिएगा, एक फरीदाबाद से मैडम क्वेश्चन पूछ रही हैं कि एक कंपनी ने अपना नाम बदल लिया और नया नाम बदल के नए नाम से बिजनेस शुरू कर दिया। तो कंपनी कहती है जी हम तो न्यूली सेटअप है, नया नया नाम बना है, हमें दोबारा 7 साल का कंसेशन दो। मिलता है ना नई बिजनेस को 7 साल का कंसेशन। एक बात बताओ, सोचो आपकी शादी होने वाली है, या सोचो मेरी शादी होने वाली है, देखो मैं कितना मोटा हूँ, 90 किलो का हूँ। अब मान लो मेरी शादी होने वाली है, मैं वीएलसीसी में गया, 50 किलो वजन कम करके आ गया, और मैं तो सेम ही रहा, मैं कहाँ बदला? तो आपने अपना नाम बदला, आप तो सेम ही थे, आपके मालिक बदले, आप फिर भी सेम हो, आपको दोबारा नए एस्टेब्लिशमेंट के नाम का बेनिफिट नहीं मिल सकता। एक बेनिफिट एक पर्सन को जिंदगी में एक बार ही मिल सकता है। अगर उसे दोबारा बेनिफिट लेना हो ना, तो पूरा बिजनेस बंद करो, दोबारा से बेनिफिट लो, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हाँ जी, एक माइक वारी आ रही थी पीतमपुरा सेंटर वाले। हाँ जी, पीतमपुरा वाले बोलो भी। हाँ जी बेटा बोलो, पीतमपुरा से। हाँ अच्छा जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सुनो जी, पीतमपुरा सेंटर दिल्ली से बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहने भी हमने एम्प्लॉयर के बिजनेस के सामान को बेचा, कंपनी के सामान को बेचा, किसी बिजनेस के सामान को बेचा, और फिर भी पैसा नहीं मिल पाया, वर्कर का बोनस पे हो नहीं पा रहा है। तो अब इस केस में क्या हम एम्प्लॉयर के पर्सनल सामान को बेचें? बिल्कुल बेचो, बल्कि आपको सभी को याद होगा, आपको ऐसे कहना है कि एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में
मैनेजर, सुपरवाइजर, डायरेक्टर, एमडी, कितने सारे लोग थे। हम तो इन सबको एम्प्लॉयर मानते हैं। आप बिजनेस का सामान बेचो ही बेचो, पर्सनल सामान भी बेच दो, कोई डर नहीं, वर्कर का बोनस पे होके रहेगा, चाहे हमें एम्प्लॉयर का पर्सनल सामान बेचना पड़े। ठीक है ना। अच्छा जी, भटिंडा सेंटर से क्वेरी आई है, वो बच्चे जो पूछे थे क्वेश्चन, आपने पूछा रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय। मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन सुनिए। कहते हैं कि एक वर्कर को रिट्रेंच किया गया। रिट्रेंच को कहते हैं हिंदी में छंटनी। आपने शायद सभी ने सुना होगा, अभी अखबार में पढ़ते होंगे कि जेट एयरबेस में छंटनी हुई थी, एयर होस्टेस को निकाला गया था। अखबारों में देखा होगा आपने, बड़ा शोर मचा था इसके ऊपर। देखिए, छंटनी का मतलब होता है कि हमारे पास काम कम था, हमने कुछ वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया। भाई कोई दिक्कत नहीं, अगर हमने छंटनी की है, वर्कर को नौकरी से निकाला है साल के बीच में, तो कुछ टाइम वर्कर ने काम किया होगा शायद। अगर वो काम 30 दिन से ज्यादा था तो उतने दिन का बोनस दे देंगे, और जितना दिन वर्कर ने काम नहीं किया है उतने दिन का बोनस नहीं देंगे। आप अगर मुझे पूछोगे ना, रिट्रेंच किए गए, छंटनी किए गए वर्कर को बोनस मिलेगा, मैं कहूंगा भी आंसर में 2 हिस्से हैं। जितना दिन उसने काम किया उतने दिन का मिल जाएगा, और जितने दिन के बाद छंटनी कर दी गई बचे हुए टाइम का नहीं मिलेगा। और पूछे किसी और सेंटर से, रेवाड़ी वाले सेंटर वाले बच्चों ने क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ जी, सिरसा वाले बच्चे अपनी क्वेरी लिखकर भेजो मुझे। हाँ जी, रेवाड़ी वाले पूछो कि रेवाड़ी वाले शर्माने क्या चक्कर है। आप लोग आंसर बड़े अच्छे बताते हो, रेवाड़ी वाले क्वेश्चन पूछो भी कुछ। हाँ जी, कहीं और से पूछिए। चलिए फिर मैं आपको आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। आप थोड़े से कुछ टॉपिक्स और देखिए मेरे साथ। देखिए, आप सभी एम्प्लॉई सैलरी वर्ड की डेफिनेशन के बाद प्लीज एक बार आगे देखें। हमारे पास है हु इज एंटाइटल्ड टू बोनस, किस एम्प्लॉय को बोनस मिलता है। यहां पर एक बात लिखी है 3500 रुपए पर मंथ वाली बात, जो मैंने बताया आपको अभी बढ़कर 10,000 रुपए हो चुकी है। एक क्वेश्चन आया है, इन द लास्ट लाइन ऑफ सैलरी डेफिनेशन थर्सडे रिटर्न सच एम्प्लॉय हियर सच एम्प्लॉय रेफर्स टू। ओके जी, क्वेश्चन सुनिएगा। इस डेफिनेशन पे जाने से पहले प्लीज एक बार सैलरी की डेफिनेशन को दोबारा से देख लो। मैं समझ गया, वो कह रहे हैं सैलरी की डेफिनेशन की लास्ट लाइन है फूड अलाउंस शैल बी डीम्ड टू बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी और वेजेस फॉर सच एम्प्लॉय। वो कह रहे भी सच का क्या मतलब होता है। देखो भाई, सच का मतलब होता है जिस एम्प्लॉय की हम सैलरी को डिफाइन कर रहे हैं। आप मुझे पूछो सैलरी क्या होती है, तो मेरी लैंग्वेज कैसी होती है। मैं कहता हूं एक एम्प्लॉय है, उसे बेसिक सैलरी मिली और डीए मिला, ये सैलरी है। अब मैं इस एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं ना, मैंने कहा एक एम्प्लॉय है जिसे बेसिक सैलरी और डीए मिला, तो इस एम्प्लॉय की बात। अब अगली लाइन जो मैं लिखूंगा तो मैं कहूंगा वो एम्प्लॉय जिसकी बात मैं करता आ रहा था, तो मैं बोलूंगा सैलरी ऑफ सच एम्प्लॉय। सच का मतलब वो जिसकी बात हमने ऊपर की लाइन में शुरू की, इसे बोलते हैं सच। आप भी एग्जाम में लिखते हुए ऐसी ही लीगल लैंग्वेज को लिखा करें। एक क्वेश्चन और है, can't its company and its members are having separate legal entity, how can they be personally liable। वे क्वेश्चन सुनिए, पीतमपुरा वाले बच्चों को कंपनी लॉ के कुछ प्रोविजन याद आए। वो कह रहे हैं कि कंपनी और उसके मेंबर्स अलग पर्सन होते हैं। कंपनी की लायबिलिटी के लिए हम उसके मेंबर्स को लायबल कर सकते हैं, करते हैं तो क्यों करते हैं या क्यों नहीं करते हैं। आप सभी एक बात सुनिए, कंपनी लॉ के अंदर कंपनी एक अलग लीगल पर्सन होती है, मेंबर एक अलग लीगल पर्सन होता है, लेकिन कंपनी लॉ में ये बात सिर्फ तभी तक काम कर सकती है जब तक कंपनी जेन्युइनली ईमानदारी से काम करे। कोई भी कंपनी अपने वर्कर का बोनस मारे, ग्रेचुइटी का पैसा मार दे, प्रोविडेंट फंड मान ले, तो हम कंपनी और उसके मेंबर को अलग लीगल पर्सन नहीं मानते, दोनों को इकट्ठे पकड़ के मारते हैं। हम तो कहते हैं दोनों ने मिलकर एम्प्लॉय का पैसा मारा, दोनों पर पेनल्टी इम्पोज करो। तो हमारे लॉ में कंपनी और उसके मेंबर्स अलग तो होते हैं, लेकिन वर्कर के पैसे को देने का टाइम आता है तो दोनों को सेम माना जा सकता है। एक क्वेश्चन आया है पीस रेटेड वर्कर का, भटिंडा वाले बच्चों ने पूछा। भाई पीस रेटेड वर्कर सुनिएगा क्या होते हैं। भटिंडा वाले बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, पीस रेटेड वर्कर। पीस रेटेड वर्कर का मतलब होता है जिन वर्कर्स को पर पीस के हिसाब से पैसा मिलता है। कोई दिक्कत नहीं, वर्कर को पैसा पर पीस के हिसाब से मिले, वर्कर को पैसा मंथली सैलरी के हिसाब से मिले, महीने के हिसाब से मिले, 5-6 हजार रुपए महीना। या वर्कर पेन बनाता है, आप उसे कहते हो एक पेन बनाने का 2 रुपए 4 रुपए, जैसा भी मिले हर वर्कर को बोनस मिलेगा। पीस रेटेड वर्कर भी वर्कर है, उसे भी बोनस मिल सकता है। चलिए हम आगे देखते हैं, वापस डेफिनेशन पर आ रहे थे हम लोग। आप सभी देखिएगा, हमारे पास एक हेडिंग है एंटाइटलमेंट टू बोनस, किस वर्कर को बोनस मिलता है। ये बात हम पीछे देख चुके हैं। एक केस है इसके अंदर दूसरे पैराग्राफ में, सभी केस सुनिए मुझसे आप। यह है इफ एन एम्प्लॉय इज प्रिवेंटेड फ्रॉम वर्किंग। अगर एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को ऑफिस में काम करने से रोक दिया, एंड सब्सिक्वेंटली इसके बाद री इंस्टेटेड इन सर्विस, वापस नौकरी पे रख लिया, मतलब पहले निकाला था बाद में रखा था सर्विस, एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी लायबिलिटी फॉर बोनस कैन नॉट बी सेड टू हैव बीन लॉस्ट। एम्प्लॉय का बोनस का हक
नहीं किया उसे मिलेगा। ये बात हमने एम्प्लॉय को डिफाइन करते हुए पढ़ी भी थी कि अगर एक वर्कर को आप डिसमिस करो और आप ये साबित ना कर पाओ कि वर्कर को डिसमिस ठीक किया गया था, तो उस वर्कर को बोनस हमेशा दिया जाता है। ये सभी चीजें हम लोग कर चुके हैं। आप अगर देखोगे तो आपको एक पेज छोड़कर आपको एक हेडिंग मिलेगी, कंप्यूटेशन ऑफ बोनस। आप सभी देखिएगा, एक हेडिंग है कंप्यूटेशन ऑफ बोनस, और कंप्यूटेशन ऑफ बोनस के अंदर आप देखिए सेकंड हेडिंग है डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। आप सभी देखिए डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट सेक्शन 6, और उसके ऊपर एक हेडिंग है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट सेक्शन 4। ये दो सेक्शन है, पुराने जमाने में बड़े काम आते थे, अभी हमारे लॉ के पेपर में हमारे काम नहीं आते। हाँ, लेकिन जब आप अपनी आर्टिकलशिप करोगे तो हो सकता है आप किसी ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास काम करो जिसके पास बोनस की कैलकुलेशन हो, तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये बात यूज करनी पड़ सकती है। इसीलिए मैंने इसको डाल दिया। पुरानी टाइम पर ये बात बच्चों से एग्जाम में भी एक बार पूछी गई थी, लेकिन फिलहाल हमारे नए कंटेंट्स में ये चीजें हमें नहीं पढ़नी होती, बट आपकी नॉलेज पे बड़ी जरूरी है। पढ़कर देखें कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट सेक्शन 4। ग्रॉस प्रॉफिट डिराइव्ड बाय एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन द फर्स्ट शेड्यूल इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी। अगर एम्प्लॉयर एक बैंक है तो बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉय का ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं इस लॉ के शेड्यूल नंबर 1 के हिसाब से। शेड्यूल नंबर 1 में बैंकिंग कंपनी में ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हुए क्या क्या खर्चे माइनस होते हैं वो लिखे हैं। दूसरा पॉइंट, इन एनी अदर केस, अगर आप बैंक नहीं हो कोई और हो, तो आपके एम्प्लॉइज का ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए शेड्यूल नंबर 2 की हेल्प की जाती है। ये तो है ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने से पहले क्या क्या खर्चे माइनस होते हैं, तो कहोगे बैंकिंग कंपनी के लिए शेड्यूल नंबर 1 होता है और अदर कंपनीज के लिए शेड्यूल नंबर 2 होता है। शेड्यूल्स याद नहीं करने हैं, लेकिन हाँ इनमें खर्चों की लिस्ट गिवन होती है, बस ये बात पता हो। उसके बाद सेकंड हेडिंग है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से क्या क्या माइनस होता है, देखिए हैविंग कैलकुलेटेड ग्रॉस प्रॉफिट इन आइटम ऑफ सेक्शन 4, सेक्शन 4 के हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद फॉलोइंग सम्स मस्ट बी डिडक्टेड। फॉलोइंग खर्चे, ये आने वाले खर्चे माइनस होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से। क्या क्या माइनस होता है ग्रॉस प्रॉफिट से? नंबर 1 डेप्रीसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स के हिसाब से आपकी एसेट का जो डेप्रीसिएशन बनता है उसे माइनस करो। नंबर 2 एनी अमाउंट बाय वे ऑफ डेवलपमेंट रिबेट इन्वेस्टमेंट अलाउंस। इनकम टैक्स के दो डिडक्शन होती हैं, एक होती है डेवलपमेंट रिबेट, ये एक पर्सन को मिलता था कि आप अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक रिजर्व बनाना चाहते हो, तो ये खर्चा आपकी इनकम से माइनस होगा। एक होता है इन्वेस्टमेंट अलाउंस। इन्वेस्टमेंट अलाउंस होता है कि हमें कहीं कुछ पैसा किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट में लगाना है, इसके लिए भी कुछ खर्चा आपने करना हो, ये भी माइनस होता है। नंबर सी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है इनकम टैक्स, और एक और डायरेक्ट टैक्स होता है वेल्थ टैक्स। आप लोग अपने टैक्स वाले पेपर में पढ़ोगे, टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का बड़ा अच्छा एग्जांपल इनकम टैक्स और एक एग्जांपल वेल्थ टैक्स। तो फिलहाल इंडिया में 2 ही डायरेक्ट टैक्स होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से डायरेक्ट टैक्स भी माइनस होगा जो आपने देना था। और नंबर 4 डी पॉइंट एनी अदर सम मेंशन्ड इन थर्ड शेड्यूल। शेड्यूल नंबर 3 में लिखा हुआ अमाउंट। देखिए कितना अच्छा हो गया काम। ऊपर देखेंगे ऊपर वाली हेडिंग, शेड्यूल नंबर 1 में बैंकिंग कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, शेड्यूल नंबर 2 में बाकी लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, शेड्यूल नंबर 3 में वो खर्चे लिखे हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद माइनस होते हैं। और इनके साथ साथ 3 आइटम हमने एबीसी और देखे। आपका डेप्रिसिएशन माइनस होता है, डेवलपमेंट रिबेट माइनस होता है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस माइनस होता है, और आपका डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स वगैरह माइनस होता है। इसके बाद देखिए एलोकेबल सरप्लस वगैरह है, ये सब हम लोग कर चुके हैं। एक हेडिंग आपको मिलेगी इसके नीचे, पेमेंट ऑफ मैक्सिमम बोनस के बाद प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन बोनस इन सर्टेन केसेस। हाँ जी, मिलेगी आपको सबको हेडिंग प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन बोनस इन सर्टेन केसेस, सेक्शन नंबर 13। तो ये हेडिंग मैं आपको बताता हूँ, आप सभी सुनिए मुझसे जरा। पुराने जमाने की हेडिंग है, फिलहाल इस हेडिंग का हमारे पास यूज खत्म हो गया। देखो अभी जो बात आपको बता रहा हूं ये देखिएगा, आज से कुछ साल पहले ये चीज यूज होती थी, आज तो फिलहाल इसका सिग्निफिकेंस खत्म हो गया। बड़े ध्यान से देखना, पुराने जमाने में जब हम मिनिमम बोनस निकालते थे तो मिनिमम बोनस को निकालते हुए आप क्या करते थे, आप लेते थे सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 10,
यहां पर लिखा था कि मिनिमम बोनस 8.33% होता है। अब देखिए उस जमाने में ना वर्कर की सैलरी इनकम वगैरह कम होती थी, वर्कर कम पैसा कमाते थे। वर्कर की सैलरी होती थी 30-35 साल पहले की बात सोचो या 25 साल पहले की बात सोचो, तो वर्कर को सैलरी मिलती थी 500 रुपए, 700 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए महीने की सैलरी मिलती थी। तब महंगाई भी कम होती थी, खर्चे भी कम होते थे। तो उस जमाने में ऐसा कहा गया कि आपके 1 साल का जब बोनस निकाला जाएगा तो 1 साल का मिनिमम बोनस 8.33% जो होगा कभी भी 100 रुपए से कम नहीं होगा। तो कम से कम 100 रुपए बोनस 1 साल के लिए मिलेगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप कैलकुलेटर उठाकर थोड़ा सा ध्यान से देखो, सोचो कि वर्कर ने कुछ सैलरी कमाई होगी 1 साल की और उसका 8.33% जो बोनस निकलेगा, ये चीज जितनी भी होगी ना, ये 100 रुपए से कम ना हो। मतलब अगर ये चीज 100 रुपए से कम है, मान लो आपकी साल की सैलरी का 8.33% 70-80 रुपए आता है, तो भाई कम से कम 100 रुपए बोनस 2 साल में, इससे कम मत दो। अब सोचिए कि ये उस जमाने की बात होती होगी जब 1 साल की सैलरी इतनी कम होती होगी कि उसका 8.33% 100 रुपए से कम हो जाता होगा। आजकल तो पॉसिबल नहीं है ऐसा। मैं अगर उल्टी कैलकुलेशन कर दूं ना, मान लो 100 रुपए भी रख लूं इस चीज को कि मिनिमम बोनस 100 रुपए कब बनता होगा, तो ये बनेगा, इसको उल्टा कर लेते हैं, दिस इज 100 रुपए इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8.33, तो मतलब ये बनती है साल की सैलरी लगभग 1200 रुपए के आसपास। तो लगभग अगर 1 साल की सैलरी 1200 रुपए होना, तब उसका 8.33% 100 रुपए बन ही जाता है। अब सोच के देखिए, क्या वर्कर को साल में 1200 रुपए भी नहीं मिलते होंगे? अगर वर्कर को साल का 1200 मिलेगा तो 1 महीने का तो 100 रुपए रह गया। तो मतलब 1 महीने की जिन वर्कर की सैलरी 100 रुपए या उससे भी कम होती होगी ना, और ये उस जमाने की बात है, पुराने जमाने की बात है, शायद आपके और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के, दादा और दादाओं के जमाने की बात है, तब ये बोनस 100 रुपए से कम बनता होगा। तो लॉ में कहा था भी 100 रुपए से कम मत देना। अब आजकल तो वर्कर की एक महीने की सैलरी 3-3, 4-4 हजार, 5-5, 6-6 हजार होती होगी। तो अगर 1 महीने की सैलरी 5,000 रुपए हो तो साल की हो गई 60,000 रुपए। तो ये बोनस 60,000 रुपए का निकालेंगे तो बहुत ज्यादा बनेगा। तो ये प्रोविजन आज लॉ में यूजलेस हो गया, बेकार हो गया। तो मैंने आपको दिखाया भी नहीं। दूसरी बात, ये लॉ फिर से कहता था कि एक वर्कर का 1 साल का बोनस 8.33% मिनिमम, जो 100 रुपए से कम ना हो। तो मैंने कहा ये चीज तो फिलहाल बेकार ही हो गई, यूजलेस हो गई। अगर वर्कर, ये इसमें लिखा हुआ है, वर्कर अगर 14 साल से छोटा वर्कर है तो ये 100 रुपए की जगह मिनिमम लिमिट लगा दी जाती थी 60 रुपए। लेकिन देखिए आजकल किसी भी 16 साल से छोटे वर्कर को फैक्ट्री में काम करना मना है। 14 साल से छोटा बच्चा तो घर में भी काम नहीं कर सकता, घर में भी नौकर वाला काम नहीं कर सकता, बिजनेस में तो कर ही नहीं सकता। तो लॉ में लिखा हुआ है कि अगर कोई 14 साल से छोटा आपके पास वर्कर है तो उसका कम से कम बोनस 60 रुपए हो। अब देखिए 14 साल से छोटे एज के बच्चे को काम करना अलाउड ही नहीं है, तो ये प्रोविजन भी बेकार हो गया। तो हमारे पास पुराने जमाने में मिनिमम बोनस में 100 रुपए और 60 रुपए की लिमिट भी होती थी, जो मैंने यहां लिखवाई है। अब ये बेकार हो चुकी हैं, लॉ में से इनको हटाया जाना है, फिलहाल इनका पर्पस खत्म हो गया। अब आप देखिए ध्यान से, अगर एक वर्कर 1 साल की जगह 1 साल में सिर्फ 8 महीने काम करे तो क्या करेंगे, 100 रुपए की जो लिमिट है ना, उस जमाने की बात है, 100 रुपए को 100 रुपए से कम कर देते थे प्रोपोर्शनेटली। 1 साल की लिमिट 100 रुपए, तो 8 महीने की लिमिट बनती थी 100 रुपए इंटू 8/12, 8/12, तो 100 रुपए इंटू 8/12 66 रुपीज के आसपास लिमिट बनती थी। अब हम तो कह रहे हैं ये लिमिट ही बेकार हो गई, तो इसमें बोनस को कम करने वाला पॉइंट भी बेकार हो गया। तो एक सेक्शन होता था जो यहां पर है कि अगर एक वर्कर 1 साल से कुछ कम दिन काम करता है तो हम उसके इस मिनिमम लिमिट 100 रुपए और 60 रुपए को प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया करते हैं। क्योंकि ये लिमिट ही आजकल काम नहीं कर रही, तो ये बोनस को कम करने वाला पॉइंट भी बेकार हो गया। ये 2 ऐसे सेक्शन जो लॉ में फिलहाल बेकार हो गए। तो एक बार आप सभी पढ़ के देखें मेरे साथ। एक हेडिंग है छोटी सी, प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन बोनस, और देखिए यहां पर क्या लिखा है, वेयर एन एम्प्लॉई हैज नॉट वर्कड, एक एम्प्लॉई ने काम नहीं किया है फॉर ऑल द वर्किंग डेज इन अकाउंटिंग ईयर, पूरा साल सारे दिन काम नहीं किया है, द मिनिमम बोनस ऑफ 100 रुपीज, 100 रुपए का जो मिनिमम बोनस होता है
और 60 रुपीज या 60 रुपए का जो बोनस होता है, एज अ केस में भी जैसा भी है, इफ सच बोनस इज मोर देन 8.33%, मतलब अगर 100 रुपए और 60 रुपए देना पड़ा ऑफ सैलरी और वेजेस फॉर द डेज ही हैज वर्क इन द अकाउंटिंग ईयर शैल बी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस्ड। अगर एक वर्कर को 8.33% पैसा कम पड़ता है और 100 रुपए देना पड़ा, तो वर्कर ने कुछ कम दिन काम किया तो इसे प्रोपोर्शनेटली कम कर दो। ये सेक्शन फिलहाल बेकार हो गया। तो आप इस सेक्शन के साथ, इस टेबल के साथ लिख लीजिए नॉट एप्लीकेबल एट प्रेजेंट। लिख लीजिए इसके साथ नॉट एप्लीकेबल एट प्रेजेंट। हमें क्यों देना पड़ा आपको? क्योंकि लॉ में प्रोविजन अभी भी है, तो आपको प्रोविजन बता रहे हैं अभी भी है, लेकिन फिलहाल काम नहीं कर रहा प्रोविजन। उसके बाद देखिएगा अगली हेडिंग है स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू न्यूली सेटअप एस्टेब्लिशमेंट्स। ये हम लोग कर चुके हैं। और इसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट पेज पर गलती से एक हेडिंग दोबारा प्रिंट हो गई, प्रोपोर्शनल डिडक्शन इन बोनस, सेक्शन 13 गलती से दोबारा आ गया। सेक्शन एक्चुअली बेकार हो गया ना, तो छोड़ नहीं रहा, आपको कह रहा है बार बार आऊंगा आपके सामने। उसके बाद है हमारे पास सेट ऑन एंड सेट ऑफ। अब देखिए प्रोविजन है सेट ऑन सेट ऑफ का, ये आपने सीखा था। मैंने सेट ऑन सेट ऑफ का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैंने यहाँ आपके लिए डाला हुआ है। वैसे तो सेट ऑन सेट ऑफ के एग्जांपल हम पढ़ सकते हैं, हमने देखे भी थे, आप फिर भी एग्जांपल को पढ़िएगा। सिंपल एग्जांपल है ये, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के लॉ में लिखा हुआ एग्जांपल था, तो सभी किताबों में इस एग्जांपल को एज इट इज डाल दिया जाता है। मैंने भी आपको सिखाने के लिए यहाँ पर डाला, पढ़ लीजिएगा। बहुत ज्यादा यूज नहीं है एग्जांपल का, इतना बड़ा एग्जांपल प्रैक्टिकल की फॉर्म में आपसे नहीं पूछा जाता। उसके बाद इस एग्जांपल के बाद आइए देखिए बड़ी प्यारी एक हेडिंग आई, ये एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये 1 नंबर या 2 नंबर के लिए कई बार पूछी गई है एग्जाम में। हेडिंग है डिडक्शन ऑफ अमाउंट फ्रॉम बोनस पेबल। क्या हम बोनस में से कुछ पैसा माइनस कर सकते हैं? तो आप सभी एक बात सुनो मेरी, कि अगर एक वर्कर ने एम्प्लॉयर के पास काम किया और एम्प्लॉयर ने अपने वर्कर को साल में 4,000 रुपए का बोनस देना था, एम्प्लॉयर ने देना था 4,000 रुपए का बोनस वर्कर को, तो एम्प्लॉयर ने मान लो वर्कर को 4,000 रुपए बोनस देना है और वर्कर ने एम्प्लॉयर से, अपने मालिक से 500 रुपए एडवांस ले लिया, तो वर्कर को जब बोनस देंगे तो 4,000 रुपए बोनस में से 500 रुपए के एडवांस को माइनस कर देंगे और बचा हुआ 3,500 रुपए ही दिया जाएगा। तो देखिए हमारे पास कुछ डिडक्शंस हैं, मतलब एम्प्लॉयर अपने वर्कर को दिए जाने वाले बोनस में से कुछ पैसे माइनस कर सकता है। ये वो पैसे होंगे जो वर्कर ने मालिक से एडवांस में लिए हैं, या ये वो पैसे होंगे जो इस मालिक ने वर्कर की सैलरी में से काटते हैं। जैसे वर्कर ने मालिक का नुकसान कर दिया और उसके एम्प्लॉयर ने इसका 100 रुपए इसका चार्ज करना था, माइनस करना था, तो एम्प्लॉयर बोनस में से काट सकता है इस चीज को। आप सभी पढ़ के देखें इसको, देखिए पढ़िएगा। वेयर इन एनी अकाउंटिंग ईयर, किसी अकाउंटिंग ईयर के अंदर, एन एम्प्लॉई इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, एम्प्लॉई गिल्टी है मिसकंडक्ट का, उसने कुछ नुकसान किया एम्प्लॉयर का, कॉजिंग फाइनेंशियल लॉस टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का नुकसान किया है, देन इट शैल बी लॉफुल, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? फॉर द एम्प्लॉयर टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ लॉस, कि एम्प्लॉयर इस लॉस के पैसे को माइनस करे फ्रॉम द अमाउंट ऑफ बोनस पेबल टू एम्प्लॉई, एम्प्लॉई के बोनस में से इसे माइनस कर दे, इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट अकाउंटिंग ईयर ओनली। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस ईयर का पैसा आपने वर्कर की सैलरी में से काटना है ना, वो उसी ईयर के बोनस में से काटा जा सकता है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि करंट ईयर में बोनस दे रहे हैं और पिछले साल का पैसा माइनस करें, पिछले साल का पैसा पिछले साल के बोनस में से माइनस होता, मतलब पुराना पैसा करंट ईयर के बोनस से माइनस नहीं हो सकता, करंट ईयर का पैसा करंट ईयर के बोनस से माइनस हो सकता है। तो हमारा प्रोविजन है, जिस साल आपने वर्कर को बोनस देना था उस साल का पैसा वहां के बोनस में से माइनस कर सकती हो। उसके बाद देखिए ये हमारे पास डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयर अमाउंट फ्रॉम बोनस था। उसके बाद बस बाकी सभी काम हम लोग कर चुके हैं। जो आप देख रहे हैं नीचे हेडिंग है टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, ये हम कर चुके हैं। एक लाइन मैंने बोल्ड करके लिखवाई है कि वैसे तो बोनस को देने का टाइम 8 महीने था और आपको याद है कोर्ट में केस हो तो 1 महीना था, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस टाइम को बढ़ा सकती है। उसके बाद देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कस्टमरी बोनस, इंटरिम बोनस, याद कीजिए इंटरिम बोनस फाइनल बोनस में से माइनस कर सकते थे। हमने 5% इंटरिम बोनस दे दिया, फाइनल बोनस बनता है 12%, तो 12 में से 5 को माइनस कर देंगे और बचा हुआ सिर्फ 7% बोनस ही वर्कर को देंगे। बस ये हमारी हेडिंग थी। और उसके बाद हेडिंग थी रिकवरी ऑफ बोनस, जो भी हमने आज ही पढ़ी, और लास्ट था पेमेंट ऑफ बोनस लिंक विद द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के साथ कनेक्टेड बोनस। गेटिंग दिस थिंग, ये चीजें अपने पास थी। इसके बाद देखिए मैंने आपके लिए 1994 से 2008 तक के
जितने भी क्वेश्चन बने मैंने सारे आपके एग्जाम में सब टाइप करा दिया आपके लिए। आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस को बैठ के करना है। मोटे मोटे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आपके साथ मैं अभी डिस्कस करता हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे उनके आंसर्स बताओ। जब आंसर दोगे तो ऐसी लैंग्वेज बोलना जैसे कि आप पेपर में लिख कर आओ, तो मुझे पता लगेगा कि आप लोग कितना एरर करते हो, ताकि हम उन्हें ठीक कर सकें। ये 2 से 3 पेज आप देखिएगा, 4 पेज में क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरे पड़े हैं। इतना बढ़िया क्वेश्चंस मैंने आपके सारे टाइप करा दिए कि आप इनकी प्रैक्टिस करो। आप देखोगे एक एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको पूरा लॉ में सब कुछ आता है। और उसके बाद 4 पेज के बाद इनके ऊपर केसेस हैं। बोनस पे जितने केसेस आज तक पूछे गए मैंने वो भी सब टाइप करा दिए। हर चैप्टर में आपको सब ऐसे ही मिलेगा। तो हम एट रैंडम कुछ क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक क्वेरी आ रही है, पहले आप लोग कुछ पूछना चाहो, मैं आपकी क्वेरीज पहले लेता हूं। अलवर सेंटर से बच्चे अगर कुछ क्वेरी पूछ रहे हैं, मुझे लग रहा है अलवर सेंटर वाले, हाँ जी पूछो। अलवर सेंटर वाले बच्चे कुछ क्वेरी पूछना चाह रहे हैं? एक बार, हाँ जी, अच्छा एनीथिंग। आप लोग एक बार, मैं चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के देखें। जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं सभी क्वेश्चन को पढ़ के देखें। देखिए कुछ कनेक्शंस, कुछ, अच्छा चलिए फाइन। हाँ जी, हमें क्वेश्चंस करने हैं, तो आप लोग सभी एक काम करें, आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के देखिए। आपने शायद घर पे भी इनको पढ़ के देखा हो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देखो। हाँ अभी भी 2 मिनट पहले। तो आप लोग सभी इन क्वेश्चंस को पढ़कर देखें और इसके बाद हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया है पीतमपुरा से। रिक्वेस्ट है सर, आफ्टर दिस कैन वी डू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज इट इज कमिंग इन द बीकॉम एग्जाम? नो प्रॉब्लम बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने तो आपको पूरा बिजनेस लॉ कराना है। आप जो बिजनेस लॉ एक आगे पीछे कहते हो मैं सारे करा सकता हूँ, कोई चिंता वाली बात नहीं। जो आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आपको ज्यादा लग रहा है आगे पीछे काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। गुड़गांव सेंटर से क्वेरी आई है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटैरिफ बोनस? बेटा इंटैरिफ नहीं है, इंटैरिम है। इंटैरिम का मतलब होता है साल के अंदर दिया जाने वाला पैसा, इंटैरिम। और सिरसा से क्वेश्चन आया है, इफ लॉस इज ग्रेटर देन बोनस व्हाट विल डू? भाई लॉस है, बोनस ज्यादा है, देखो कोई चिंता नहीं, आपके पास लॉस हो, ज्यादा हो, कम हो, कोई चिंता मत करो, बोनस तो देना पड़ेगा, मिनिमम बोनस दे देंगे। और कुछ पूछिए। एक क्वेश्चन आया है, इज इनकम टैक्स, सर इनकम टैक्स इज टेक पर्सन लाइबिलिटी? भाई फैजाबाद से क्वेश्चन आया है, इनकम टैक्स इज द पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर, देन यस इट इज डिडक्टेड, इज इट डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट? कहने भी एक एम्प्लॉयर के पास इनकम टैक्स होता है, और जैसे हमने डिडक्शन पढ़ी थी, एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या इनकम टैक्स भी आपके खर्चों में से माइनस होता है? भाई हो रहा है माइनस, हमारा लॉ कहता है कि इनकम टैक्स माइनस होता है। वैसे तो इनकम टैक्स पर्सनल लायबिलिटी होता है, लेकिन बिजनेस के इनकम से जुड़ा हुआ है तो पक्का माइनस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ पूछिए। सिरसा वाले बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं? सिरसा वाले बच्चों की माइक क्वेरी है। अच्छा जी, और कहीं से बच्चे कुछ पूछना चाहें? देखो आप कंफर्टेबली पूछिए, जो भी आप पूछना चाहो। हाँ जी, जयपुर सेंटर वाले बच्चे एक बार चेक करो, क्या जयपुर सेंटर पे बच्चे हैं वो जो मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें? प्लीज एक बार सेस में क्वेश्चन टाइप करके भेजो। हाँ जी, एक क्वेश्चन आया है रिवाड़ी से, इन द 6 to 7 ईयर देयर इज लॉस, हाउ कैन वी प्रिपेयर सेट ऑन और सेट ऑफ? ओहो, एक बड़े अच्छा क्वेश्चन सुनिए, थोड़ा सा लॉजिकली इस बात को देखो आप कि 6ठे 7वें साल में कहने भी लॉस है, कोई चिंता वाली बात नहीं बेटा। एक साल में लॉस भी हो तो सेट ऑफ तो बन सकता है ना। सेट ऑफ क्या होता है कि हमारे पास हमने बोनस दे दिया, जबरदस्ती में हमें बोनस देना पड़ा, लेकिन बोनस देने के लिए पैसा नहीं था, इसी को तो सेट ऑफ कहते हैं आप। तो आपके पास लॉस है तभी तो मजा आएगा सेट ऑफ बनाने में, बिना लॉस के सेट ऑफ क्यों बनाएंगे? सेट ऑफ तो बनेगा ही लॉस बने केस में। और क्वेश्चन है फरीदाबाद से, एक्सप्लेन द क्वेश्चन डेटेड ऑन नवंबर 95। ओके जी, क्वेश्चन सुनिएगा। एक बच्चा फरीदाबाद से कह रहा है कि नवंबर 95 का क्वेश्चन प्लीज डिस्कस कर दो। मैं बताता हूं, आप सभी सुनिए। एक क्वेश्चन देखिएगा, नवंबर 95, नवंबर 95 कह रहे हो? यस, नवंबर 95 है। नवंबर 95 है, स्टेट द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग डेज एंड प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन बोनस। एक क्वेश्चन सुनिए, बच्चे पूछ रहे हैं नवंबर 95 का क्वेश्चन, आप सभी देखें कि वर्किंग डेज कैसे कैलकुलेट होते हैं, प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन बोनस कैसे होता है। देखिए रिडक्शन इन बोनस तो मैंने आपको बताया पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, पहले जमाने की बात है, फिलहाल बेकार ही हो गया, इसको छोड़ दीजिए। और एक क्वेश्चन है इसके साथ ही, वर्किंग डेज कैसे कैलकुलेट होते हैं। बिल्कुल चिंता ना करें, इस चीज को हम ग्रेजुएटी में सीखेंगे। वर्किंग डेज का मतलब होता है
एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर के पास कितने दिन काम किया। अभी सुन लीजिएगा, वैसे ग्रेचुटी में बाद में पढ़ेंगे। वर्किंग डेज का मतलब जब एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के पास काम करने आया, दैट इज ए वर्किंग डे। एम्प्लॉय बिजनेस खोल के बैठा है, दैट्स ए वर्किंग डे। एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के पास काम करने आया, लेकिन उस दिन एम्प्लॉयर ने उससे काम नहीं कराया, तो वर्किंग डे था। वर्किंग डे का मतलब एम्प्लॉयर ने उस दिन बिजनेस चलाया, एम्प्लॉई ने काम किया या नहीं किया, वो वर्किंग डे कहलाता है। हम ग्रेचुटी में इसके बारे में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आया है, प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन ऑफ नवंबर 2000। भाई क्वेश्चन अधूरा दिखाई दे रहा है मुझे आपका, एक सेकंड रुकिएगा जरा। एक्सप्लेन द क्वेश्चन ऑफ नवंबर 2004। ओके, पटियाला सेंटर वाले बच्चे कह रहे हैं नवंबर 2004 वाला क्वेश्चन। आप सभी देखो नवंबर 2004, हाँ जी नवंबर 2004 वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द नवंबर 2004 एग्जामिन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट टू ग्रांट एग्जम्पशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम पेमेंट ऑफ बोनस अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। नवंबर 2004 वाला क्वेश्चन है, आप सभी सुनो। एक छोटा क्वेश्चन सुनिएगा, ये हर लॉ में काम आता है, हर एक लॉ का बेसिक पॉइंट होता है कि सभी सुनिएगा ध्यान से। एक एम्प्लॉयर जिसके ऊपर हमारा लॉ एप्लीकेबल है, किसी भी एम्प्लॉयर पर हमारा लॉ एप्लीकेबल है, तो हमारा कोई भी एम्प्लॉयर गवर्नमेंट से परमिशन मांगे कि सर मैं बोनस देने वाली कंडीशन में नहीं हूं, प्लीज मुझे इस लॉ के स्कोप से माफ कर दो, 2 साल तक मुझे बचा लो, 4 साल मुझे बचा लो, तो गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी लॉ से आपको कुछ साल के लिए माफ कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, और जो है केस स्टडीज आप लोग, मैं आपके साथ भी डिस्कस करता हूँ। भरितना सेंटर वाले बच्चों ने पूछा ग्रेचुटी, आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। भाई क्या पूछना चाहते हो, ग्रेचुटी क्या होती है? हाँ जी, भटिंडा वाले बच्चे कहाँ गए भी भटिंडा वाले? हाँ जी सर, भटिंडा वालों ग्रेचुटी ये बताओ, ग्रेचुटी क्या होती है ये पूछना चाहते हो? सिर आके बताओ हाँ या नहीं। अच्छा सुनिए भाई, ग्रेचुटी क्या होती है, क्वेश्चन सुनिए। अच्छा जी ठीक है जी। ग्रेचुटी का मतलब होता है, अभी हम लॉ पढ़ेंगे वैसे ग्रेचुटी का मतलब होता है लमसम पैसा, इकट्ठा पैसा। एम्प्लॉय रिटायर हुआ, उसे पैसा दिया गया, इसे ग्रेचुटी कहते हैं। और कुछ पूछो भाई, क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आप डिस्कस करना चाहो? हाँ जी, कोई भी क्वेश्चन, आप सभी क्वेश्चन देखो। मुझे लग रहा है आप लोग मुझे देख रहे हो, क्वेश्चन नहीं देख रहे आप लोग। हाँ जी, क्वेश्चंस को देखो एक बार, प्यार से देखो, और जो जो क्वेश्चन आप पढ़ना चाहो एक बार पढ़ो सारे क्वेश्चंस को, आपने डिस्कस करना है इनको मेरे साथ। हाँ जी, गोरखपुर वाले बच्चे कुछ पूछो कि आपके 2 फ्रेंड्स कहाँ गए यार, गायब दिख रहे हैं मुझे 2 बच्चे आप में से। अच्छा चलिए, आपको भी नहीं पता। हाँ जी, हाँ जी, भटिंडा वालों पूछो भाई। सिरसा वाले, गुड़गांव से क्वेश्चन आया, खाली क्वेश्चन मार्क आगे कुछ नहीं आया। उसके बाद एक क्वेश्चन आया सिरसा से, सिरसा वाले बच्चे कह रहे हैं मई 96 वाला क्वेश्चन बता दो। भाई मई 96 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, मई 96 में है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मई 96 वाला क्वेश्चन देखो एक बार आप सब। एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच यूनिट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी द बेसिस फॉर पेमेंट ऑफ बोनस बाय एन एस्टेब्लिशमेंट। ये वो केस था ना बेटा जिसमें पढ़ते थे यूनिट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी। हमारे 2 हिस्से हैं, 2 ब्रांच हैं, हर ब्रांच को अलग यूनिट मानो, हर ब्रांच को अलग हिस्सा मानो, और हर एक के प्रॉफिट का बोनस अलग निकालो। आपको पता है ये किस सर्कमस्टांस में होता है? ये वहां किया जाता है जहां पर दोनों ब्रांचेस के अकाउंट्स अलग बनाए जाते हैं। अगर दोनों ब्रांचेस के अकाउंट्स इकट्ठे बनाए जाते हैं तो फिर हम दोनों को सिंगल एम्प्लॉयर मानते हैं। ये सर्कमस्टांस हुआ। और सुनिए क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन सेक्शन नंबर 5। ओके मैं बताता हूं अभी। और क्वेश्चन आया है गुड़गांव से, अमाउंट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम बोनस पेबल शुड इट बी पेड ऑन नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट। अमाउंट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम बोनस पेबल शुड इट बी पेड ऑन नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट। भाई आपका क्वेश्चन जो है कुछ ग्रामेटिकली कुछ अधूरा से रह गया। मैं बताता हूँ, आप मुझे लग रहा है क्या पूछना चाह रहे हो। वो कह रहे हैं क्या 1 साल के बोनस की डिडक्शन अगले साल के प्रॉफिट में से दे दें? वे डिडक्शन तो सेम ईयर के बोनस में से होती है। दूसरी बात, 1 साल के बोनस में से उसी साल का पैसा माइनस कर सकते हैं। थोड़ा सा समझिए इस बात को कि 1 साल है, देखो ये 1 साल है, ये खत्म होने के बाद 8 महीने का टाइम मिलता है बोनस देने के लिए। तो आप साल के अंदर जो पैसा एम्प्लॉय से देना है ये देख लो, और ये साल खत्म होने के बाद 8 महीने के अंदर जब बोनस दोगे कभी भी इस पैसे को माइनस कर दो। हाँ जी, सिरसा वाले बच्चे कह रहे हैं मई 96 का कैन अ कंपनी वाला क्वेश्चन। भाई मई 96 वाला क्वेश्चन देख लो, मई 96 कैन ए कंपनी वाला क्वेश्चन कौन सा है मई 96 का? अच्छा जी, मई 96 का क्वेश्चन है कैन ए कंपनी वाला। सुनिए, कैन ए कंपनी रिलाई ऑन इट्स ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू बोनस। क्वेश्चन समझिए पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए गए हैं और इनका ऑडिट हुआ है, तो क्या हम कंपनी की ऑडिट की जा चुकी बैलेंस शीट को
सही मान लें और बोनस कैलकुलेट कर दें, बिल्कुल ठीक मान लीजिए। आप एक सीए बनोगे, आपको एक कंपनी के अकाउंट्स का ऑडिट करना होता है और आप सभी ने क्या करना है, ऑडिट करने के बाद जो बैलेंस शीट हमारे सामने होती है हम मानते हैं वो बिल्कुल ठीक है। हम तो ऐसा मानते हैं कि ऑडिटर्स कभी फ्रॉड करते ही नहीं, वो अलग बातें करते होंगे। हम तो मानते हैं ऑडिटर्स जिस बैलेंस शीट को ऑडिट कर देते हैं ना, उसके सारे फ्रॉड सब ठीक हो जाते हैं बिल्कुल। तो एक कंपनी की जिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का ऑडिट किया जा चुका है, लॉ में उसे बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। देखिए आपकी स्टैंप की कितनी कीमत है, आप एक बैलेंस शीट को ऑडिट करते हो, उस पर अपनी स्टैंप लगा देते हो, साइन कर देते हो, तो लॉ भी मानता है कि आप कभी झूठ नहीं बोलते। वो अलग बात है आप कितना बोलते हो आपको पता होगा, लेकिन हम मानते हैं ऑडिटर्स कभी झूठ नहीं बोलते। तो देखिए बिल्कुल ऑडिट की बैलेंस शीट बिल्कुल ठीक होती है। एक क्वेश्चन और सुनो, सिरसा वाले बच्चों का ये हो गया। बठिंडा वाले कह रहे हैं नवंबर 96, भी नवंबर 96 देख लो बेटा। नवंबर 96 में 2 क्वेश्चन है, चलो दोनों देख लो। नवंबर 96 का पहला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द पेमेंट ऑफ बोनस लिंक्ड विद प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी। वो था ना कि हम वर्कर को बोनस देते हैं प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, जितना अच्छा वर्कर उतना ज्यादा बोनस देते हैं। दूसरी बात आप देखिए कि हम जो वर्कर को बोनस देते हैं उस बोनस के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वर्कर का जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बोनस देते हैं वो बोनस वर्कर्स को जो दिया जाएगा, आप प्रोडक्शन वाला बोनस निकाल दो, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वाला बोनस निकाल दो, जो भी हायर है, जो भी ज्यादा बोनस है वो दीजिएगा। इसी नवंबर 96 का एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एंटाइटलमेंट ऑफ फॉलोइंग पर्संस टू रिसीव बोनस। क्या इन लोगों को बोनस मिलता है ये बताओ। प्रोबेशनर, आपको पता है प्रोबेशनर को बोनस मिलता है। एम्प्लॉय जिसने फ्रॉड किया हो, भाई फ्रॉड किया हो, साबित हो जाए फ्रॉड किया है तो मत दो, साबित नहीं कर पाए तो देना पड़ेगा। एम्प्लॉय हु इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट कॉजिंग फाइनेंशियल लॉस टू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय ने फाइनेंशियल चोरी की, एम्प्लॉयर का मिसकंडक्ट किया और फाउंड गिल्टी, गिल्टी फाउंड है, गिल्टी मतलब साबित हो गया, भी बिल्कुल बोनस नहीं मिलेगा इसको। चलिए आप एक काम करें, सभी 4 पेज के बाद आपके पास केस स्टडीज हैं। एक बार केस स्टडीज देखिए, क्योंकि केस स्टडीज आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आती है। एक क्वेश्चन आया है, मैं अभी बाकी क्वेश्चन भी आप लोगों को देता हूं, थोड़ा सा केस स्टडीज आप देख लीजिए मेरे साथ जरा। सभी सुनिए केसेस। मुझे लग रहा था गुड़गांव सेंटर वाले बच्चे कह रहे थे उनके पास असाइनमेंट नहीं था, तो मैं आपको केस पूरा सुनाता हूं। एक बार केस को सुने, और सबसे जरूरी काम जब केस को पढ़ते हैं तो उसके वर्ड का मीनिंग बनाना सीखते हैं। आप सभी सुनिए, केसेस को पढ़ें। पहला केस, एक बार 2 मिनट आप लोग खुद पढ़ के देखो, उसके बाद मैं इसका मीनिंग आपको बताता हूं। 2 मिनट लगेंगे, सभी पढ़ के देखिए, फिर मैं एक साथ आपके साथ पढ़ूंगा। हाँ जी, मुझे लगा आप लोगों ने पढ़ के देखा सबने। आइए मैं एक बार क्वेश्चन आपके साथ पढ़ता हूं, सभी सुनिए। नवंबर 94 का पहला क्वेश्चन है, एन एम्प्लॉयर हैड बीन पेइंग बोनस टू हिज एम्प्लॉइज एवरी ईयर एट द टाइम ऑफ दीपावली। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को हर साल दीपावली के टाइम पर बोनस दे रहा था। 1 मंथ बेसिक वेजेस एज दीपावली बोनस। दीपावली के टाइम पर, दिवाली के टाइम पर हर साल आप 1 महीने का पैसा बोनस के नाम से बांटा करते थे, इसे बोलते हैं फेस्टिवल बोनस। फॉर लास्ट 10 ईयर्स, 10 साल से ऐसा करते आ रहे हैं। इन एडिशन टू द बोनस पेबल अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, और इसके साथ साथ जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वाला बोनस है वो भी दिया करते थे। दिवाली बोनस अलग दे रहे थे, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का बोनस अलग दे रहे थे। उसके बाद क्या है, इन एडिशन टू दिस, हाँ जी, द बोनस हैड बीन पेड इवन इन दोस ईयर्स व्हेन देयर वर लॉसेस। जहां लॉस होता था वहां भी आप वर्कर को बोनस देते थे, तो हमेशा बोनस देते आ रहे हैं। द एम्प्लॉयर नाउ वांट्स टू एडजस्ट दीपावली बोनस पेड बाय हिम फॉर द करंट अकाउंटिंग ईयर अगेंस्ट द बोनस पेबल बाय हिम अंडर द एक्ट। अब करंट ईयर में एम्प्लॉयर क्या चाहता है, जो दिवाली का बोनस था उसे हम करंट ईयर के बोनस के अंदर से माइनस करें, जैसे करते थे ना फेस्टिवल बोनस को फाइनल बोनस में से माइनस करते थे, इस साल माइनस करना चाहता है। स्टेट विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वेदर इट इज पॉसिबल फॉर द एम्प्लॉयर टू मेक द अबाउट एडजस्टमेंट। बताओ जी क्या कहते हो आप। एम्प्लॉयर पिछले 10 साल से दीपावली बोनस पे करता आ रहा है और कभी उसने इस बोनस को फाइनल बोनस में से माइनस नहीं किया, और करंट ईयर में वो इस दीपावली बोनस को फाइनल बोनस में से माइनस करना चाहता है। क्या कहोगे आप लोग, क्या ऐसा कर सकते हैं
दीपावली बोनस फाइनल बोनस में से माइनस कर सकते हैं? हाँ जी, हाथ उठाओ। हाँ जी सर बताइए, कोई भी आप आंसर दीजिए। ओके जी, भटिंडा सेंटर वाले बच्चे बता रहे हो आप आगे। हाँ जी बेटा बताओ क्या कहते हो आप, सबसे आगे की लाइन में भटिंडा सेंटर पर। हाँ हाँ बिल्कुल, भटिंडा सेंटर से बोलो, मुझे आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। हाँ जी बोलो। अच्छा कर सकते हैं, ओके। अच्छा चलिए बहुत अच्छा। हाँ जी, पीतमपुरा वाले बच्चे बताना चाह रहे थे, आप आगे सबसे आगे। आपने टी शर्ट डाली हुई है ग्रीन कलर की, बताओ। अच्छा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। हाँ जी और बताओ जी, किसी सेंटर से कहीं से आप बताओ, और कोई आंसर? रिवाड़ी वाले बताओ भी कुछ। सिरसा सेंटर वाले बच्चों का आंसर आया है, कहते हैं करंट ईयर में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। फरीदाबाद सेंटर वाले बच्चे कह रहे हैं कर सकते हैं, पीतमपुरा वाले कह रहे हैं कर सकते हैं, पटियाला वाले कह रहे हैं कर सकते हैं, अलवर वाले भी कह रहे हैं कर सकते हैं। हाँ चलिए बिल्कुल आप सभी का मेजोरिटी आंसर करेक्ट है। हम दिवाली बोनस को करंट ईयर के बोनस में से माइनस कर सकते हैं। लॉ में लिखा गया है कि आप अपनी पूजा बोनस को, फेस्टिवल बोनस को, दिवाली बोनस को अपने फाइनल बोनस से माइनस कर सकते हो। एम्प्लॉई के पास कोई हक नहीं इस बात को कहने का कि बोनस माइनस नहीं होगा। आपके आंसर बिल्कुल ठीक थे। एक कुछ क्वेश्चन आ रहा है बच्चों का, वो कह रहे हैं कि 2004 नवंबर का क्वेश्चन पहले डिस्कस कर दो। तो वैसे तो सारी कर दें हमने, आप लोग नवंबर 2004 वाला क्वेश्चन पहले डिस्कस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसी पेज पर 2 केस स्टडी छोड़ के है नीचे, पढ़ के देखिए। ऑन जनवरी 1, 2002 आर्यन टेक्सटाइल लिमिटेड, कंपनी है आर्यन टेक्सटाइल लिमिटेड, अग्रीड विद द एम्प्लॉइज फॉर पेमेंट ऑफ एनुअल बोनस कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन। कहते हैं कंपनी ने वर्कर से कहा जी हम आपको बोनस देंगे, वर्कर के साथ कनेक्टेड है। और उसके बाद इंस्टेड ऑफ बोनस बेस्ड ऑन प्रॉफिट सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ 30% ऑफ सैलरी। भाई इस प्रॉफिट वाले बोनस की जगह उन्होंने कहा जी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बोनस देंगे और मैक्सिमम बोनस होगा 30%, 30% से ऊपर नहीं देंगे ऑफ सैलरी और वेजेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इट वॉज ऑल्सो अग्रीड बाय द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज से ऐसी बात हो गई दैट दे विल नॉट क्लेम मिनिमम बोनस अंडर सेक्शन 10 ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो आपने अपने वर्कर से कहा भी एक काम करो कि आप मुझसे 30% बोनस ऐसे नहीं दिया करो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वाले बोनस को भूल जाओ। वर्कर ने कहा ठीक है जी भूल गए। उसके बाद देखिए क्या हुआ, एज पर अग्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉइज आर्यन टेक्सटाइल लिमिटेड क्लेम्ड एनुअल बोनस linked with production or productivity in the relevant accounting year. On refusal of company, the employees of the company moved to the court for relief. कहते हैं कि हमारे साथ अग्रीमेंट हुआ था, वर्कर को बोनस मिलेगा। अब कंपनी ने अपने वर्कर को ये जो बोनस देना था प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग नहीं दिया, वर्कर कोर्ट में चले गए। बताओ क्या करेंगे आप लोग, बताओ। एक केस सुनिए दोबारा से। वो कह रहा है कि कंपनी ने वर्कर से अग्रीमेंट किया कि हम अपने वर्कर को प्रोडक्शन वाला बोनस देंगे। उन्होंने कहा जी पेमेंट ऑफ बोनस वाला बोनस मत मांगो। वर्कर बोले ठीक है नहीं मांगेंगे। अब उसके बाद कंपनी ने वर्कर्स को पेमेंट ऑफ बोनस वाला बोनस भी नहीं दिया और प्रोडक्शन वाला बोनस भी नहीं दिया। वर्कर प्रोडक्शन वाला बोनस मांग रहे हैं, कोर्ट में चले गए। बताओ क्या कहते हो, क्या आंसर दोगे आप लोग, बताओ। मुझे लगता है आप सभी लोग आंसर दे सकते हो। एक आंसर आया सिरसा सेंटर वाले बच्चे कह रहे हैं कि मिनिमम बोनस मिल सकता है, मिलेगा। अच्छा जी बहुत बढ़िया, और बताओ क्या कहते हो। हाँ जी रेज योर हैंड्स, हाथ उठाइए आप लोग अपने, क्या बताते हैं। पीतमपुरा सेंटर वाले बच्चे कहते हैं कि उन्हें फुल बोनस देना पड़ेगा प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। अच्छा जी और बताइए कुछ। हाँ जी भटिंडा सेंटर से बताओ बेटा, आप बताओ। देना पड़ेगा। अच्छा देना पड़ेगा। आपका पड़ोसी भी कुछ बताना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपके पड़ोसी को भी देना माइक, वो भी कुछ बताना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है। चलो ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, एम्प्लॉय गवर्नमेंट के पास जा सकता है, कंप्लेन हो जाएगी। हाँ जी पीतमपुरा से आप आगे वाली लाइन में सबसे आगे, आपने आप कुछ बताना चाह रहे थे, हाथ उठाया था। अच्छा चलिए ओके, आप कह रहे हो कि उन्हें पेमेंट ऑफ बोनस के अकॉर्डिंग नहीं, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बोनस देना पड़ेगा। फरीदाबाद सेंटर के बच्चे कह रहे हैं
कि जो भी बोनस हायर है वो देना पड़ेगा। हाँ जी, और कहीं से हाथ उठाओ। भी रिवाड़ी सेंटर से मुझे लग रहा है किसी ने हाथ नहीं उठाया। हाँ जी, चलिए और बताइए कहीं से। पटियाला सेंटर वाले बताओ जी, पता पटियाला सेंटर पे। हाँ जी सर, पटियाला सेंटर पे सेकंड लाइन में आपने हाथ उठाया, आप बताओ। अच्छा ठीक है, ओके। और अच्छा अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है आपका? सौरभ। ओके सौरभ, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके सौरभ, आपका आंसर बहुत अच्छा आंसर है, इट्स ए वेरी गुड आंसर। मैं बताता हूँ, देखिए एक आंसर आया, बहुत बढ़िया आंसर आया। हाँ जी, गोरखपुर वाले बच्चे हाथ उठा रहे हैं, आप कुछ बताओ। हाँ बेटा बताओ, गोरखपुर से। ठीक है, अच्छा चलिए मैं बताता हूँ। आप सभी सुनिए, एक बड़ा अच्छा इशू था जो आप लोगों ने नहीं बताया। अलवर वाले बच्चे कहने देना पड़ेगा बोनस। आप सभी सुनो, अग्रीमेंट के अंदर ये बात लिखी है ना कि प्रोडक्शन वाला बोनस देंगे, कोई बुराई नहीं है, प्रोडक्शन वाला बोनस दो। लेकिन अग्रीमेंट ये कह रहा है कि वर्कर को मिनिमम बोनस क्लेम नहीं करेगा, वर्कर मिनिमम बोनस नहीं मांग सकता। भाई ये बात तो इलीगल हो गई। देखिए, आप अपने वर्कर को प्रोडक्शन वाला बोनस दो, आप अपने वर्कर को नॉर्मल बोनस दो, कोई दिक्कत नहीं। आप वर्कर से कहते हो कि आप पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के लॉ के अकॉर्डिंग जो आपको हक मिला उसे छोड़ दो। बताइए एक वर्कर का लीगल हक कैसे छुड़वा दे? तो अग्रीमेंट का ये हिस्सा जो कहता है ना कि मिनिमम बोनस अप्लाई नहीं करेगा, इसकी वजह से अग्रीमेंट वॉइड हो गया। और अग्रीमेंट वॉइड हो गया तो इस अग्रीमेंट को हम इस लॉ में पूरा करवा ही नहीं सकते। आपने तो सभी ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा कि कोई भी अग्रीमेंट जो किसी भी लॉ के अगेंस्ट होता है, किसी भी लॉ के खिलाफ होता है, वो तो वॉइड अब इशू होता है, उससे तो वैलिड मान ही नहीं सकती। अगर ये सीधा अग्रीमेंट होता ना कि वर्कर को प्रोडक्शन वाला बोनस मिलेगा, तब तो आपकी बात ये ठीक थी कि प्रोडक्शन वाला बोनस और हमारे लॉ का बोनस जो ज्यादा है वो दे दो। लेकिन अगर आप कहते हो अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि मिनिमम बोनस क्लेम मत करो, बताइए एक अग्रीमेंट लॉ के अगेंस्ट कैसे हो जाएगा? अग्रीमेंट तो वॉइड इशू हो गया। तो अग्रीमेंट का ये क्लॉज अग्रीमेंट को वॉइड करवा देता है, हेंस वर्कर को पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वाला बोनस ही मिलेगा, अग्रीमेंट तो बेकार हो गया। बरिंदा सेंटर वाले बच्चे कह रहे हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अकॉर्डिंग टू मिलेगा। ओके फाइन, ये तो आंसर आ गया अपना। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया, एक बच्चे ने पीछे भी क्वेश्चन पूछा आपने, किसी ने बड़ा अच्छा, कि हम इन आंसर को एग्जाम में कैसे लिखें। भाई ये बहुत बढ़िया बात आपने पूछी, आंसर एग्जाम में कैसे लिखें। आपको मैं केस स्टडी का आंसर लिखना सिखाता हूं। देखो आप सभी सुनो, आप एक कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। भी पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है? हम लोग कहते हैं मुनीम होता है बिजनेस का, अकाउंटेंट है, नॉलेज भरा हुआ है, जबरदस्त दिमाग में खूंखार नॉलेज भरी हुई है उसके अंदर। समझिए जैसे मुंशी होते हैं, मुनीम होते हैं, तो आपके पास नॉलेज ही नॉलेज है आपके पास। तो हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी को कहते हैं मुंशीगिरी। तो हमारे प्रोफेशन में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। हमारा एक मालिक होता है, हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने मालिक को, बिजनेस के एम्प्लॉयर को जाकर बताते हैं कि भी ऐसे काम होना चाहिए। तो सबसे पहले केस स्टडी का आंसर देते हुए हम ये बात बताते हैं, क्या बताते हैं, हम बताते हैं कि इस केस में बेसिक क्या झगड़ा था। आप बताओगे केस में क्या प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम के ऊपर क्या सेक्शन है। पहली बात बताओ केस में झगड़ा क्या है, इशू क्या है, इसे बोलते हैं इशू। फिर बताओ केस के ऊपर सेक्शन नंबर क्या लग रहा है, उसके बाद बताओ लॉ में क्या लिखा है, और चौथे पैराग्राफ में आंसर। तो 4 पैरा का आंसर बनता है। मैं आपको एक बार लिख के बताता हूं केस स्टडी का आंसर कैसे बनता है। देखो देखिए, जब भी किसी केस स्टडी का आंसर लिखा जाता है तो सबसे पहला पैरा, जो सबसे पहला पॉइंट हम बनाते हैं, हम यहां लिखते हैं कि इस केस में क्या इशू था, किस बात को लेकर झगड़ा था। उसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर 2 हम ये बनाते हैं कि इस इशू के ऊपर लॉ में क्या कोई सेक्शन है, क्या सेक्शन नंबर इसके ऊपर एप्लीकेबल है। तीसरी बात हम ये बताते हैं कि इसके ऊपर हमारे जो सेक्शन है उसके अंदर क्या लिखा है, सेक्शन में क्या लिखा है, पहले सेक्शन नंबर फिर सेक्शन में क्या लिखा है। और चौथी बात में हम अपने केस का आंसर बताते हैं रीजन के साथ।
आंसर बताते हैं रीजन के साथ। तो मैं अगर किसी भी केस का आंसर दूंगा, जैसे इस केस का आंसर था, ये मिनिमम बोनस अग्रीमेंट की बात थी, तो मैं सबसे पहली बात क्या कहूंगा कि ये लॉ प्रोडक्शन वाले बोनस के साथ और मिनिमम बोनस के साथ डील करता है। लॉ बताता है कि क्या वर्कर का मिनिमम बोनस का हक छीना जा सकता है। हमारे सेक्शन नंबर 10 के अकॉर्डिंग वर्कर को मिनिमम बोनस मिलना कंपलसरी होता है, हर वर्कर को मिनिमम बोनस मिलेगा। और एक्सप्लेन करो सेक्शन नंबर 10, बताओ कि मिनिमम बोनस तो देना कंपलसरी होता है, चाहे हमें लॉस भी हो, नुकसान भी हो जाए। उसके बाद कहो कोई भी अग्रीमेंट हमारे लॉ के अगेंस्ट नहीं बन सकता। जो अग्रीमेंट हमारे लॉ के अगेंस्ट बनता है वो अग्रीमेंट वॉइड होता है, और क्योंकि वो अग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा तो हम वर्कर को बोनस देंगे, हमारे लॉ के अकॉर्डिंग अग्रीमेंट को नहीं माना जाएगा। मैं इस अग्रीमेंट का एक आंसर, इस क्वेश्चन का एक आंसर आपको लिखवाता हूं। आप सभी ने इसी फॉर्मेट पे आंसर को लिख के बताना है। तो आप सभी आंसर लिख लीजिए। यह है नवंबर 2004 वाला क्वेश्चन, जिसका आप आंसर लिखें। मैं आपको आंसर लिखना सिखाता हूं, लिखिएगा। लिखिए, सबसे पहला पैराग्राफ चल रहा है। दिस केस डील्स विद द पेमेंट ऑफ बोनस अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन प्लान, मतलब प्रोडक्शन, और अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। अगला पैराग्राफ, सेक्शन 10 of payment of bonus act deals with section 10 of payment of bonus act deals with minimum bonus. Section 10 of payment of bonus act deals with minimum bonus. इसी पैराग्राफ के आगे अगली लाइन से लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 मिनिमम बोनस इज कंपल्सरी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 मिनिमम बोनस इज कंपल्सरी even if the employer does not have profit। अच्छा भाई, सिरसा वाले बच्चे कह रहे हैं मैं बोर्ड पे लिखूं, आंसर बोर्ड पे लिखूं। चलिए, मैं अगले वाला आंसर एक और लिखवा दूंगा, बोर्ड पे लिख दूंगा। तो हमने लिखा इवन इफ द एम्प्लॉयर डज नॉट हैव प्रॉफिट। उसके बाद अगला पैराग्राफ, आखिरी पैराग्राफ, इन द प्रॉब्लम an agreement is made according to which workers will not have right मतलब उनका हक, workers will not have right to claim minimum bonus। workers will not have right to claim minimum bonus। उसके बाद इसी में चल रहे हैं आगे, under payment of bonus act, when the workers have made an agreement and because of agreement
because of agreement the right of workers to claim minimum bonus is taken away. टेकन अवे का मतलब छीन दिया गया. इज टेकन अवे, हेंस द अग्रीमेंट इज void ab initio. अग्रीमेंट इज void ab initio. void ab initio है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लैंग्वेज. इसके अकॉर्डिंग हमारा अग्रीमेंट void हो गया. हाँ जी, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर बना. एक बार देख लीजिए, 2-3 केसेस और भी हैं. केस नंबर 2 में एक बार आपको बताऊं. केस नंबर दूसरा था, नवंबर 02 का केस था. एक्स एक टेम्परेरी एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी है 3,000 रुपए पर मंथ. एक स्टैब्लिशमेंट में काम करता है. अप्लाईज जिसमें पेमेंट ऑफ बोनस एक अप्लाई होता है. वाज प्रिवेंटेड बाय द एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर ने इसको मना कर दिया फ्रॉम वर्किंग इन द स्टैब्लिशमेंट फॉर 2 मंथ्स. 2 महीने इससे काम नहीं कराया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2001-2002. पेंडिंग सर्टेन इंक्वायरी. कुछ इंक्वायरी थी इसके अगेंस्ट. सिंस देयर वर नो एडवर्स फाइंडिंग्स. क्योंकि कुछ साबित नहीं हो पाया इसके अगेंस्ट, मतलब कोई बात प्रूव नहीं हो पाई इसके अगेंस्ट. कहते हैं देवर नो फाइंडिंग, जो कुछ बात प्रूव होती. सिंस देवर नो एडवर्स फाइंडिंग्स, एक्स वाज रीइंस्टेटेड इन सर्विसेज. एक्स को वापस नौकरी पर रख लिया गया. लेटर व्हेन द बोनस वाज टू बी पेड टू अदर एम्प्लॉइज. बाद में जब बोनस पे होना था बाकी एम्प्लॉइज को, बोनस वाज टू बी पेड टू अदर एम्प्लॉइज. एम्प्लॉयर रिफ्यूज टू पे बोनस टू एक्स इवन दो ही हैज वर्कड फॉर रिमेनिंग 10 मंथ्स इन द ईयर. कहते हैं उसने बाकी 10 महीने काम किया, फिर भी इसको बोनस नहीं दिया जाता. तो आप क्या कहोगे इस केस में, क्या वर्कर को बोनस मिलेगा? हाँ जी बताइए, आप लोग क्या कहते हो. एक एम्प्लॉई है जिसने 10 महीने काम किया, 10 महीने काम किया, सिर्फ 2 महीने काम नहीं किया, और 2 महीने भी काम ना करने का रीजन था कि एम्प्लॉयर ने उसे काम नहीं करने दिया. बिकॉज एम्प्लॉयर ने उसे काम नहीं करने दिया, तो क्या वर्कर को बोनस मिलेगा? और मिलेगा तो कितने महीने का, 10 का या 12 का? हाँ जी, मुझे लग रहा है रिवाड़ी सेंटर वाले बच्चों ने हाथ उठाया बड़ी देर के बाद. रिवाड़ी सेंटर पे आप सबसे पीछे की रो में. हाँ जी, आप मैडम हाथ उठा रहे थे. एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉइज को काम नहीं करने दिया. हाँ जी मैडम बताओ. अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा? कोई रीजन दो बेटा, क्यों मिलेगा बोनस? अच्छा, क्यों मिलेगा बोनस, रीजन दो. रूल कहता है कि कम से कम 30 दिन काम किया और उसने 10 महीने काम किया तो ऑफ कोर्स विल गेट बोनस. अच्छा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो. आप कह रहे हो कि भी लॉ के अकॉर्डिंग 30 दिन काम करे तो बोनस मिलना चाहिए. ये बताओ बोनस कितने दिन का दूं, 10 महीने का दूं, 12 महीने का दूं? अच्छा, आप बताओ कौन सा रूल कह रहा है कि 12 महीने का बोनस नहीं, उसने तो काम 10 महीने किया था. हाँ जी, चलिए आपका आंसर बिल्कुल ठीक था. आप सभी सुनिए. हाँ जी, अलवर सेंटर से आंसर. चलिए, अलवर सेंटर से आंसर आ रहा है, कह रहे बोनस मिलेगा. ओके, गोरखपुर वाले बच्चे नहीं हाथ उठा रहे. मुझे लगा गोरखपुर वाली मैडम आप हाथ उठा रहे थे. आप माइक है आपके हाथ में, बताओ. अच्छा जी, ओके. आपके अच्छा जी, आपने साथ वाले को माइक दीजिएगा, वो कुछ बताना चाह रहे हैं. भटिंडा वाले बच्चे कहने बोनस नहीं मिलेगा. भटिंडा वाले यार पैसा देने को तैयार नहीं कुछ भी. हाँ जी, चलिए ऐसा देखते हैं. हाँ जी, सिरसा वाले बच्चे कह रहे हैं 12 महीने का बोनस मिलेगा. हाँ जी, भटिंडा वालों बोनस क्यों नहीं देना चाहते बताओ. चलिए आप सभी सुनिए.
हाँ जी, भटिंडा वाले बच्चे, हाँ जी सर आप बताओ, सबसे आगे की लाइन में बता रहे हो, बताओ। हाँ बेटा बोलो। चलो मैं आपको बताता हूँ, आप सभी सुनिए। वर्कर ने हमारे पास, हाँ जी मैं बताता हूँ, आप सुनो। वर्कर ने हमारे पास काम किया है, और वर्कर ने जो हमारे पास काम किया है, वर्कर ने 10 महीने काम किया। वैसे तो टेम्परेरी वर्कर था। देखो टेम्परेरी वर्कर भी जो रेगुलर बेस पे काम करते हैं उनको बोनस मिलता है, और वर्कर ने 10 महीने तो काम किया ही है, और क्योंकि 10 महीने काम किया तो मतलब 30 दिन से ज्यादा आपने काम किया, और जो वर्कर 30 दिन से ज्यादा काम करता है उस वर्कर को बोनस मिलता है। दूसरी बात, ये सवाल कि वर्कर को बोनस कितने दिन का मिलेगा, वर्कर को बोनस मिले 10 महीने का या 12 महीने का, तो भी आंसर ये है कि वर्कर ने जो काम किया, क्योंकि वर्कर ने 10 महीने काम किया और 2 महीने उसे काम करने से रोका गया, उस 2 महीने का भी उसे बोनस दिया जाएगा, क्योंकि इसमें वर्कर की गलती नहीं थी, ये सारी गलती एम्प्लॉयर की थी, तो एम्प्लॉयर उसे पूरे 12 महीने का बोनस जरूर देगा। देखिए ये हमारे केसेस हैं, हमारे पास देखिए 3-4 केसेस में और हैं, 4 से 5 केस और हैं। मैं चाह रहा था कि आप सभी लोग एक काम करें, इन केसेस के आंसर एक बार लिखें, और जब कमिंग क्लास में मेरे पास आएंगे, क्योंकि कमिंग वेडनेसडे जब आप मुझे मिलोगे तो हमारी क्लास 4 घंटे की होगी, उस बुधवार की क्लास में मैं चाह रहा था कि आप इनके आंसर्स लिख कर लाइए बढ़िया से फॉर्मेट में, और मुझे शुरू में आंसर सुनाइएगा। एक बार हम इनको डिस्कस जरूर कर लेते हैं, 2-4 मिनट और लगेंगे, आप थोड़ा सा इनको डिस्कस भी करो एक बार। तीसरा केस था मई 2003 का केस। इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक कंपनी जिसमें पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अप्लाई होता है सफर्ड हैवी लॉसेस, कंपनी को लॉस हुआ। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी डिसाइडेड कि बोनस नहीं देंगे। एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी कोर्ट में चले गए, उन्होंने कहा बताओ क्या कोर्ट से कुछ बेनिफिट मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा, जब वर्कर को एम्प्लॉयर को लॉस हुआ तो भी मिनिमम बोनस तो देना ही पड़ता है, तो मिनिमम बोनस मिल जाएगा, ज्यादा तो नहीं मिल पाएगा। आपको ऐसा आंसर बनाना है, बढ़िया लैंग्वेज में आंसर लिखकर लेकर आइएगा नेक्स्ट टाइम। इसका अगला केस नवंबर 04 हमने पढ़ ही दिया। एक देख लीजिए, मई 06 का केस है। प्रकाश चंद्र इज वर्किंग एज ए सेल्समैन इन ए कंपनी ऑन सैलरी बेसिस। भी पीतमपुरा का देखेंगे ना, तो डिस्प्ले कुछ टेढ़ा हो गया। प्रकाश चंद्र ये कंपनी में एज ए सेल्समैन काम करते हैं। द फॉलोइंग पेमेंट्स आर मेड टू हिम बाय द कंपनी, कंपनी ने उन्हें ये पैसा दिया। बताइए क्या ये पैसा सैलरी में आता है? अब आप सब लोग हो गए इसके अंदर बिल्कुल चैंपियन। आप देखो ओवर टाइम है, क्या ओवर टाइम आएगा? ये आपको पता है ओवर टाइम नहीं आता। डीएनएस अलाउंस आता है, आपको पता है। कमीशन ऑन सेल बताओ, कमीशन नहीं आता, अभी हमने देखा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन फंड, ये भी नहीं आ सकता है। और वैल्यू ऑफ फ्री फूड, फ्री का खाना भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता, ये सब नहीं आना। इसका भी आंसर अच्छे से एक एक लाइन, हर एक के 5 पॉइंट के बारे में एक एक से 2-2 लाइन लिख के आप लेकर आना। उसके बाद देखिए नंबर 7 है, 7 कुछ मई 07 का क्वेश्चन है। एग्जामिन वेदर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल है। जे हु इज वर्किंग इन सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, एक सोशल सेक्टर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। कहिए अगर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ बोनस एक्ट अप्लाई नहीं होता, अगर ये कमर्शियल बॉडी है तो अप्लाई हो जाता। ये हमने शुरू में देखा था, बोनस एक्ट कहाँ अप्लाई होता है, वहां से बनेगा। डी इज एन एम्प्लॉई बाय एन एस्टेब्लिशमेंट एंगेज इन एन इंडस्ट्री। डी एक ऐसे एम्प्लॉई है जो इंडस्ट्री में काम करता है। कैरिड ऑन बाय डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर हमारा ये लॉ काम नहीं करता, इनको बोनस देने के लिए अलग से लॉ बनाया गया है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का बोनस का लॉ अलग होता है, उन पर ये लॉ काम नहीं करता। एक आखिरी क्वेश्चन है मई 07 का। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 2005 एंड 6, XYZ लिमिटेड है जिस पर बोनस एक्ट अप्लाई होता है, सफर्ड हैवी लॉसेस। एम्प्लॉयर ने डिसाइड किया, डायरेक्टर्स ने कि बोनस नहीं देंगे। ये क्वेश्चन देखिए जस्ट पहले वाला है, बोनस डायरेक्टर्स बोनस नहीं देना चाहते, आपको पता है डायरेक्टर्स को बोनस देना पड़ेगा। तो आप इन सभी 4-5 क्वेश्चन के आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो आखिर के आधे घंटे में, लास्ट के आधे घंटे में इनके आंसर्स आपने सबने मुझे पढ़कर सुनाने हैं। आप मुझे वेडनेसडे को मिलेंगे सभी लोग। वेडनेसडे का टाइम हमारा है 12:15 से 12:15, 12:15 से 4:45, पौने 5 बजे तक। बीच में आधे घंटे का ब्रेक आपको दूंगा। हम लोग वेडनेसडे को एक नया लॉ स्टार्ट करेंगे सभी सेंटर कोऑर्डिनेटर्स के लिए। वेडनेसडे को हम एक बिल्कुल फ्रेश न्यू लॉ स्टार्ट करेंगे, और आप सभी लोग जितनी क्वेरीज होती हैं इनको पढ़िएगा। आपको जो नोट्स आपको है एक बुकलेट की फॉर्म में आपको सबको नोट्स मिल जाएंगे, अधिकतर सेंटर से पहुंच चुके होंगे। आई थिंक नेक्स्ट टाइम तक आपको सबको डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाएंगे, और इसमें सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सभी कुछ है। लेकिन इनको पढ़ने की जगह आप अपने रजिस्टर्स को पहले पढ़ा करें, और उसके साथ साथ इसको भी पढ़ा करें।
ये जब दिखते हैं तो ये बुकिश लैंग्वेज में होते हैं। जो रजिस्टर्स आप लिखते हो ना, वो आपकी अपनी लैंग्वेज में होता है। तो आप जब भी एग्जाम में आंसर लिखोगे वो आपकी अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए। बुकिश लैंग्वेज में लिखे हुए आंसर का मतलब होता है कि आपने आंसर को रटा और रट कर आंसर लिखा। तो आप सभी ने इस आंसर को ठीक से लिखना है। बस सो एंड सो फॉर द डे। हम लोग वेंसडे को मिलेंगे 12:15 बजे। गुड डे यू पीपल एंड सी यू पीपल ऑन वेंसडे। थैंक यू।